कल के क्लास में हम लोग बीपीएससी सिलेबस को समझे थे। बीपीएससी सिलेबस को समझे थे। इसके बाद हम लोग समझे थे कि बीपीएससी तैयारी की क्या सही रणनीति है, जिसमें बताया गया था कि आज की तारीख में क्या है, एग्जाम लेने का तरीका बदल चुका है। तो बेहतर यही है कि अब स्टूडेंट भी अपना तैयारी करने का रणनीति बदले, और अब ऐसा है कि बीपीएससी में यूपीएससी वाले भी भीड़ लगा रहे हैं। पहले यूपीएससी स्टूडेंट बीपीएससी की ओर बहुत कम ध्यान देते थे, सिर्फ वो फॉर्मेलिटी निभाते थे एग्जाम देने का। आजकल क्या है, सिलेबस भी अब ऐसा हो चुका है यूपीएससी बीपीएससी का लगभग 70 से 80% सेम है। आज के डेट में यूपीएससी बीपीएससी 70 से 80% सिलेबस सेम ही है। तो ये यहाँ आ जाते हैं, और ये आने के बाद स्वाभाविक है थोड़ा सा ये भारी तो पड़ेंगे ही। उसके बाद हम लोग समझे थे कि सिविल सर्विस वास्तव में है क्या। सिविल सर्विस क्या है? सिविल सर्विस वास्तव में, ये सब कल समझे थे। सत्ता और प्रशासन समझे थे। सत्ता और प्रशासन में क्या संबंध है? आप लोग सत्ता का भाग बनने की तैयारी कर रहे हैं या प्रशासन के भाग बनने की तैयारी कर रहे हैं? प्रशासन प्रशासन का, ठीक है। आप अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप बीपीएससी के एग्जाम को तीनों ही एग्जाम में सफल हो जाते हैं तो आप क्या होंगे, इस राज्य के अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा हो जाएंगे। ये समझे थे। इसके बाद हम लोग समझे थे कि लास्ट में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होता है और विधि द्वारा यथोचित विधि प्रक्रिया क्या होता है। दोनों में अंतर कोई बता पाएंगे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित है। यथोचित प्रक्रिया जो है न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाया गया है। ऐसा तो नहीं, न्यायपालिका यथोचित प्रक्रिया में कानून को शून्य करने की शक्ति जो है हाँ, ये वो बात प्रदान आपका होती सही। है। हाँ, न्यायपालिका को किसी कानून को शून्य करने, लेकिन कब शून्य करेगा? ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करेगा। यदि वह कानून प्राकृतिक विधि के विरुद्ध में है। किसके विरोध में है? प्राकृतिक विधि के विरोध, या फिर वो जनता के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। क्या कर रहा है? मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, या वो संविधान के मूल ढांचा के विरुद्ध में है, संविधान के विरुद्ध में है, तब वो क्या होगा, उसको न्यायपालिका शून्य कर सकती है। वास्तव में क्या है, यहाँ समझते हैं हम लोग। पहले इसमें विधि का प्रकार समझिए। विधि जो होता है, न्याय की दृष्टि से विधि 4 प्रकार। इसको आप न्यायपालिका की भी दृष्टि से कह सकते हैं। पहला होता है सकारात्मक विधि। सकारात्मक विधि से तात्पर्य है एक निश्चित समूह द्वारा। किसके द्वारा? निश्चित समूह द्वारा। निश्चित समूह द्वारा बनाया गया विधि। इसका एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं कोई? निश्चित समूह द्वारा बनाया गया विधि, इसका एग्जाम्पल कोई आप लोगों में से दे सकते हैं? इसका एग्जाम्पल है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। किसमें? लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका द्वारा बनाया गया कानून। विधायिका जो है एक निश्चित समूह है ना, एक निश्चित व्यक्तियों का समूह है। विधायिका में जो भी लोग है वो कौन है? जनप्रतिनिधि है। और ये जनप्रतिनिधि क्या है? निश्चित है। आप अगर मान के चलिए किसी क्षेत्र से बीजेपी का कोई कैंडिडेट है,
ठीक है। तो उस क्षेत्र से बीजेपी अगर ये सोचेगी कि नहीं हम इसके बदले मेरा ही यहाँ पार्टी का दूसरा नेता जाए संसद में, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। जिनको जनता चुना है वही जा सकता है, जिनको जनता नहीं चुना है वो नहीं जा सकता है। यानी कि संसद क्या है? निश्चित लोगों एक ये क्या है? निश्चित व्यक्तियों का एक समूह। ये निश्चित व्यक्तियों का समूह है, संसद हो या विधानसभा हो। यहाँ वही जा सकता है जिसको जनता चुना है। अब जो बीजेपी यहाँ नहीं कह सकती कि नहीं, या वो व्यक्ति स्वयं भी नहीं कह सकता कि नहीं हम अपने बदले अपना प्रतिनिधि को भेज रहे हैं। वो व्यक्ति स्वयं भी नहीं कह सकता है कि चलो हमको जनता चुना है, हम जनता के प्रतिनिधि है, हम अपने बदले संसद किसी और प्रतिनिधि को भेज रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, फिर तो कोई हारेगा ही नहीं। तो ये क्या है? जो विधायिका होती है वो भी क्या है? निश्चित व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया समूह है, निश्चित व्यक्तियों का समूह है। तो इसके द्वारा जो बनाया गया कानून होगा वो होता है सकारात्मक विधि। ये होता है सकारात्मक विधि। ठीक है। जिस देश में एकात्मक व्यवस्था होती है, जिस देश में एकात्मक व्यवस्था होती है, वहां देखा जाता है कि यहाँ सकारात्मक विधि को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। यानी कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, जैसे ब्रिटेन में हुआ। ऐसा जरूरी नहीं है कि एकात्मक व्यवस्था होगा तो सकारात्मक विधि सर्वोच्च ही होगा। ये सामान्यतः हम लोग देखते हैं, ये सामान्यतः देखा जाता है, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है। कल ब्रिटेन भी चाहेगी तो वो न्यायपालिका को स्वतंत्र कर सकती है, उसको दे सकती है न्यायिक पुनर्विलोकन की सारा शक्ति उसको। क्या कहते हैं, उसको अभी जो होगा वो भी यथोचित विधि प्रक्रिया अपना सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वैचात्मक व्यवस्था अपनाया है तो उसको जरूरी नहीं है कि वो ऐसा करेगा ही करेगा कि उसका न्यायपालिका संसद से कमजोर रहेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये देखा जाता है। दूसरा होता है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि होता है वो विधि जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। इसमें क्या होता है? इसमें है कि जो भी विधि प्रकृति द्वारा निर्मित है, संसद उसको कानून बना के नहीं रोक सकता। जैसे आपको सांस लेने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार क्या है? ये प्राकृतिक नियम है। अब संसद इस पे कानून बना के नहीं रोक सकता है। ये प्राकृतिक विधि, ये प्राकृतिक नियम है, तो अब इस पे संसद नहीं बना सकता है। तो जहां प्राकृतिक, जिस देश में प्राकृतिक विधि को सर्वोच्चता दिया जाता है, इसको जहां सर्वोच्चता दिया जाएगा, वहां दो चीज का सर्वोच्चता स्वाभाविक रूप से होगा ही होगा। किसका होगा? सबसे पहले संविधान का सर्वोच्चता होगा उस देश में। उस देश में सबसे पहले संविधान का सर्वोच्चता होगा। स्वाभाविक है, जब संविधान का सर्वोच्चता होगा तो उसका संरक्षण का जिम्मेवारी किसी न किसी को तो देगा। तो संरक्षण किसको देता है? न्यायपालिका को। वहां पर न्यायपालिका का भी सर्वोच्चता अपने आप हो जाएगा, क्योंकि संविधान क्या है? ये तो अमूर्त रूप है। इसको कोई मूर्त रूप चाहिए ना जो इसका संरक्षण करे, जो इसकी सर्वोच्चता का। तो वो मूर्त रूप कौन हुआ? न्यायपालिका। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे राज्य क्या है? एक अमूर्त रूप है, और इसी का मूर्त रूप क्या है? सरकार। सरकार इसका क्या है? मूर्त रूप है, जो राज्य की राजनीतिक शक्तियों का, समस्त राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करता है। बिल्कुल वही बात यहाँ पर हो जाती है। तो संविधान का सर्वोच्चता यहाँ पर बना रहता है। जहां भी प्राकृतिक विधि होगा को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, वहां संविधान का सर्वोच्चता होगा तो न्यायपालिका का सर्वोच्चता होगा। जैसे भारत, अमेरिका, इन देशों में यही है, भारत और अमेरिका। एक होता है लोक विधि। लोक विधि क्या होता है? जो परंपरा है, जो लोक परंपरा है, इसी को क्या किया गया? इसी को धीरे धीरे संविधान में निर्मित कर दिया गया। इसको विकसित संविधान भी हम लोग कहते हैं, कल ही बताए थे, दो निर्मित संविधान और विकसित संविधान। तो इसको क्या किया? संविधान का निर्मित कर दिया गया, लोक विधि को ही, लोक परंपरा को, तो इसको लोक विधि कहते हैं।
चौथा होता है ईश्वरीय विधि। ईश्वरीय विधि में क्या होगा, यहाँ धर्म तंत्र, ये वहां होता है जहां धर्म तंत्र चलता है, यानी कि शासन, या यहाँ पर क्या होगा, शासन यानी कि वह देश जहां शासन का जो आधार होता है, क्या होता है, धार्मिक ग्रंथ होता है। जहां शासन का जो विधि का जो आधार है धार्मिक ग्रंथ होगा, तो ये हो गया धर्मतंत्र। तो जहां धर्मतंत्र होगा वहां पर ईश्वरीय विधि देखा जाता है। इसमें क्या होता है, न्याय के लिए धार्मिक ग्रंथों को आधार बनाया जाए। जो धार्मिक ग्रंथ में जो व्याख्या किया गया है, जो भी धर्म है उनका, उस देश का, उसको क्या होता है, उसको आधार बनाया जाता है। और ये देखा जाता है कि यहाँ पर न्यायपालिका में सर्वोच्च पद कौन होता है, जो ये जो उस धर्म का जो उच्च पद पर बैठे व्यक्ति होंगे, जो धर्म का उच्च पद पर बैठे होते हैं, वही क्या होता है, उस देश में न्यायपालिका का भी सर्वोच्च पद पे होगा। वही न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर होगा, जैसे वेटिकन सिटी। तो ये हुआ ईश्वरीय विधि। तो 4 प्रकार की विधियां होती। अब समझ गए ये सारा चीज, कहां पर क्या होता है, नहीं होगा, यथोचित विधि प्रक्रिया किस प्रकार होगा तो क्या होगा, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा तो क्या होगा। ये सब एक दूसरे से कोरिलेट है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यदि है तो इसका मतलब स्वाभाविक है संसद सर्वोच्च है। अब अगर संसद वहां सर्वोच्च है तो स्वाभाविक बात है कि वहां सकारात्मक विधि क्या होगा, सर्वोच्च होगा। उसी प्रकार यदि यथोचित विधि प्रक्रिया अगर उस देश में दिया जाता तो इसका मतलब है संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो वहां पर क्या होगा, प्राकृतिक विधि सर्वोच्च होगा, ना कि सकारात्मक विधि सर्वोच्च होगा। वहां प्राकृतिक विधि की सर्वोच्चता को देखा जा सकता है। यहां तक कोई सवाल आप लोगों का? नहीं सर। चलिए ठीक है। अब कल हम लोग जब क्लास लास्ट हुई थी तो आंसर राइटिंग के बारे में चर्चा हुई थी कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं और इसका जवाब सभी को ईमानदारी से दीजिए। आंसर राइटिंग होता क्यों नहीं है? जैसे मान के चलिए आपको कहाँ आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम लगती है? यदि सपोज कभी मान के चलिए आपको जैसे आंसर राइटिंग में समस्या है, जैसा कल आप लोग ही बता रहे, तो समस्या का कुछ कारण होगा ना? सर कारण है कि रोज प्रैक्टिस हम लोग पहली बात नहीं करते हैं, कहे कि एग्जाम का लेवल भी ऑब्जेक्टिव हो गया है, ग्रेजुएशन भी, देखिए यूनिवर्सिटी उससे का कोई एग्जाम। समझिए उससे कोई मतलब नहीं है कि आप आंसर राइटिंग रोज प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं। मेरा वो सवाल है ही नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, ठीक है। आप अभी आपको कोई सवाल दिए, सपोज कीजिए आपको कोई सवाल दिए हैं, ठीक है। यस सर। मान तो अब आपको उसका जवाब लिखने में कहाँ परेशानी हो रही है? ऐसा कौन सा बात है जिसके कारण आप उसका लिखने का शुरुआत नहीं कर पाते हैं? सर लिखने का शुरुआत है कि कसौट हर एक चीज विचार प्रस्तुत करने का अपना अपना एक कसौटी होता है। क्या हो, पहले उसका भूमिका क्या है, कोई वस्तु का भूमिका क्या है, उसके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष के बीच क्या अंतर हो सकता है। बाकी लोग भी बताएं, क्योंकि सिर्फ एक आदमी का जान करके तो नहीं समझा जा सकता है। बाकी लोगों को क्या समस्या होती है? बाकी लोग नहीं बोल रहे, यानी कि अभी उनका इन लोगों का कभी प्रयास ही नहीं किए या ध्यान ही नहीं है। सर देखिए हम आंसर, जानना। हेलो। हाँ बोल, हाँ बोलिए।
सर हम जानना चाहते हैं, जैसे हिंदी में जो शब्दों का चयन होता है, हाँ ठीक है। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, बहुत सारे हम्म मुहावरे हैं, बहुत सारे तर्क हैं, उस सब का भी प्रयोग हम करें तो? चलिए ठीक, हम आपका सवाल समझ चुके हैं, अब हम समझाते हैं और सारे यस सर। सवालों का जवाब मिलता चला जाएगा। जो सवाल आप अभी तक नहीं किए हैं, आपके यस सर। मन में ही है, वो भी मिल जाएगा। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ना, जिनका भी आंसर राइटिंग नहीं होता, उसका सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट टाइम में ही क्या होना चाहता है? 100% परफेक्ट होना चाहता है। सिविल सर्विस में आंसर राइटिंग में 100% परफेक्ट आंसर किसी का नहीं होता है। जो टॉपर करता है ना, उनका भी नहीं। यस सर। आप उनका भी कॉपी निकाल कर लाइए, हम विथ प्रूफ उन कमी निकालेंगे। ऐसे नहीं बोल रहे, हम लोग टॉपर सबका कॉपी पढ़े हुए हैं ना, उन लोगों का कॉपी निकालवाते हैं तो पढ़ते हैं ना हम लोग। तो 100% परफेक्ट किसी का नहीं होता है आंसर, इस चीज को समझिएगा एकदम। ये नेचुरल, जैसे ये नेचर का रूल है कि कोई भी व्यक्ति यूनिवर्सल। 100% कोई भी व्यक्ति नहीं होता है परफेक्ट, कुछ ना कुछ कमी होता है। वैसे ही आपका आंसर में भी कुछ ना कुछ कमी है। आंसर राइटिंग है क्या? सिविल सर्विस में आंसर राइटिंग का मतलब होता है आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका दृष्टिकोण है, जो सोच है। कल ही ये चीज समझाए थे कि मेंस में आपका नॉलेज चेक नहीं किया जाता है। कल ये चीज बताए थे, नॉलेज चेक वो आपका पीटी में कर चुका है। पीटी में वो उनको पता है, जो व्यक्ति सिविल सर्विस का कॉपी चेक कर रहा है उसको, और मेंस का कॉपी चेक कर रहा है, तो उसको ये चीज पता है कि यहां तक जो स्टूडेंट पहुंचा है, वो 5 लाख स्टूडेंट को तो धकेल कर पहुंचा है। अब 5 लाख स्टूडेंट को जो धकेला है, नॉलेज तो उसमें होगा, कोई उसमें शक ही नहीं है। वो आपका क्या चेक कर रहा है? वो आपका दृष्टिकोण चेक कर रहा है, यानी आपका जो नॉलेज है, आपका उस नॉलेज के प्रति दृष्टिकोण क्या है, आप उस नॉलेज को कैसे यूज करना चाहते हैं, आप उस नॉलेज को समाज के विकास के लिए किस प्रकार यूज कर सकते हैं। बात समझे? यस सर। इसको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोग महाभारत देखे होंगे लॉकडाउन के दौरान, ओल्ड वाला, यस। न्यू वाला, आज यस सर। ओल्ड वाला। उसमें युवराज का चयन करना होता है, युवराज का चयन करना होता है। अब इतना लेट से सभी कोई, कल से ही, चलिए, जब युवराज का चयन करना होता है, एक तरफ कौन रहता है? दुर्योधन, कौरव। और दूसरा तरफ युधिष्ठिर। ठीक है। यस सर। प्रॉब्लम क्या है? धृतराष्ट्र सोच रहा है कि दुर्योधन बने, शकुनी सोच रहा है दुर्योधन बने, कर्ण भी सोच रहा है युवराज दुर्योधन बने। ठीक है। लेकिन भीष्म पितामह सोच रहे युधिष्ठिर बने, और विदुर भी सोच रहा है युधिष्ठिर बने। इसके बाद क्या होता है? ये दोनों के बीच में जब चलता है, तो इसमें युवराज के लिए नागरिकों का मत जानने का कोशिश करता है गुप्तचर द्वारा। नागरिक का भी मत क्या आता है? युधिष्ठिर को बनाना चाहिए। धृतराष्ट्र चिंता में पड़ जाता है। वो पुत्र मोह में क्या सोचता है कि जो दुनिया सोच रहा है सोचने दो, हमको दुर्योधन को युवराज घोषित कर देना, क्योंकि दुर्योधन धमकी दिया रहता है। तो अब क्या होता है, विदुर ये चीज समझ लेते हैं। उसी समय क्या होता है, 4 दोषी को लाया जाता है राज दरबार में। एक शूद्र होता है, दूसरा वैश्य होता है, तीसरा क्षत्रिय होता है, चौथा ब्राह्मण होता है। यहाँ कोई जातिवाद में ये ना पड़े। मेरा ये सब जो बताने का उद्देश्य है, किसी जाति विशेष को बताने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक यस सर। जो बनी थी वो बता रहे हैं। विदुर क्या गेम खेलते हैं? वो कहता है कि एक काम करते हैं, ये चारों का सजा जो है
दोनों राजकुमार को करने देते, यानी इन दोनों का जो न्याय है दोनों राजकुमारों पर छोड़ते हैं किस, और इसी न्याय के आधार पर क्या किया जाएगा, तो उनको युवराज चयन किया जाएगा। कहा ठीक है। पहला चयन दुर्योधन बोला कि हम छोटा है, हमको पहले मिलना चाहिए। बोला वो भी ठीक, दुर्योधन लिया। दुर्योधन कहा कि चारों को फांसी का सजा दे दीजिए, चारों को फांसी का सजा दे दीजिए, क्योंकि यही हमारे यहाँ मृत्यु दंड, फांसी नहीं मृत्यु दंड कहा गया, क्योंकि यही क्या है हमारे यहाँ जो हमारा संविधान विधि है यही कहता है। उसके बाद सब खुश हो गया, जो दुर्योधन के जो भी उनके थे समर्थक वो उसका नारा लगाने लगा, और ये धृतराष्ट्र सोचा चलो बात बन गई, इसी बहाने से दुर्योधन को युवराज घोषित कर दो। लेकिन विदुर जो कि पूरा खेल ही उसी का था, बड़ा खिलाड़ी था वो, राजनीति का विदुर नीति राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और विदुर नीति बहुत तटस्थ राजनीति का संकेत है उसका। कभी आप लोग को मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर विदुर नीति, क्योंकि विदुर एक तटस्थ राजनीतिक था, किसी के यस सर। पक्षपात करने वाला नहीं था वह। तो युधिष्ठिर वो बोला कि युधिष्ठिर को भी तो मौका मिलना चाहिए। तो दुर्योधन धृतराष्ट्र बोल रहा है कि अब जब सजा इंसाफ हो चुका है, तो न्याय मिल चुका है, फैसला हो गया है, तो फिर कैसा ये देना है अब, वो भी युधिष्ठिर भी वही फांसी ही देगा, तो युधिष्ठिर बताएगा। जब युधिष्ठिर को दिया गया तो युधिष्ठिर क्या कहा, कहा इसको 4 वर्ष, शूद्र को 4 वर्ष, तो 8 वर्ष, इसको मृत्यु दंड, और ये कहा कि ब्राह्मण है तो इसका फैसला कुल गुरु कर लेंगे। कौन करेंगे, कुल गुरु करेंगे, क्योंकि उस युग में ब्राह्मण श्रेष्ठ का स्थान था। तो सब लोग मजाक उड़ाने लगे कि भाई ये कैसा न्याय है, एक ही क्राइम है लेकिन सजा 4 है। तब युधिष्ठिर अपना दृष्टिकोण दिया, शूद्र क्या होता है, मूर्ख होता है। यदि अगर वो कोई गलती किया तो एक मूर्ख गलती किया, लेकिन वैसे उससे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, वह आर्थिक रूप से मजबूत होता है, यदि वो कोई गलती किया है तो उसका कराए सजा क्या हुआ, उसका बड़ा हो गया अपराध। उसी प्रकार क्षत्रिय क्या है, समाज का रक्षक है, लेकिन रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए, वही अब क्राइम कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो और ज्यादा खतरनाक है। और ब्राह्मण तो वो श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, वो सब कुछ है, अब वो भी अगर वही अपराध अपराध कर रहा है, तो आप एक पढ़ा लिखा का अपराध और एक शूद्र का, एक जो अनपढ़ है, दोनों का अपराध को कैसे एक तुला में रख सकते हैं। बात समझ में आई। यस सर। दृष्टिकोण, आंसर राइटिंग में यही दृष्टिकोण देखा जाता है, आंसर राइटिंग में यही आपका दृष्टिकोण देखता है। नॉलेज उसको नहीं देखना, उसको तो पता है कि पीटी जो निकाल के आया उसके पास नॉलेज है, उसमें क्या आप दिमाग लगाना उसका नॉलेज को चेक कर, वो आपका दृष्टिकोण देखना, आपका किसी चीज के प्रति क्या दृष्टिकोण है। अब आप दुर्योधन जैसा लिखेंगे, अब दुर्योधन जैसा क्या लिखना होता है इसको आगे समझाएंगे भी हम। जैसे कि एक क्वेश्चन है जो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर आता है, चंपारण सत्याग्रह, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आते हैं। चंपारण सत्याग्रह की व्याख्या करें। एक क्वेश्चन आता है, चंपारण सत्याग्रह से गांधीवादी युग की शुरुआत हुई, इसकी व्याख्या करें या चर्चा करें। आता है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का क्या योगदान था। चौथा आता है, चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक परिवर्तनकारी बिंदु है, स्पष्ट कर। देखिए सवाल 4 है। पहला सवाल क्या है, चंपारण सत्याग्रह के कारणों का व्याख्या करते हुए इस पर प्रकाश डाले। ठीक है, 4 सवाल है, पहला ये हुआ। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है
चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के योगदान का वर्णन करें। ठीक, दूसरा सवाल। अब चलते हैं तीसरा सवाल। चंपारण सत्याग्रह से भारत में गांधीवादी युग की शुरुआत हुई, व्याख्या करें। व्याख्या करें, यहाँ व्याख्या करें लिखे हुए हैं, व्याख्या करें। ठीक है, चौथा सवाल आपका क्या है? चौथा सवाल है चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तनकारी बिंदु में कैसे? भारतीय स्वतंत्रता एक सेकंड, संग्राम में परिवर्तनकारी बिंदु, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकंड कर लेते हैं। परिवर्तनकारी बिंदु है, स्पष्ट करें। बिंदु है स्पष्ट। देखिए कितना सवाल है? 4 सवाल है। चारों सवाल एक है या अलग है? ये बताइए, ये चारों सवाल एक है या अलग है? आप लोग ही बताइए। सवाल तो एक ही है। हाँ, सवाल एक ही आ रहा है आपको? इसका प्रभाव अलग अलग पूछा है। देखिए हम सवाल का विषय वस्तु नहीं पूछ रहे हैं, ये बात सही कि सवाल का विषय वस्तु एक ही है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, हम पूछ रहे हैं कि चारों सवाल एक है या अलग है? 4 सवाल है तो अलग अलग ही है। अच्छा, सवाल को थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं। चारों सवाल का प्रकृति एक समान है या अलग अलग है? बाकी लोग भी माइक ऑन कर। प्रकृति सवाल का प्रकृति अलग अलग है। अलग अलग है, ठीक है। अब ये बताइए, प्रकृति अलग अलग है तो जवाब अलग अलग होगा या एक जैसा होगा? जवाब तो भी अलग होगा, प्रकृति अलग है तो जवाब भी अलग होगा। अलग होगा। अब आपको हम बता रहे हैं, हम इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, आंसर राइटिंग चेक कर रहे हैं, 99% स्टूडेंट इसका जवाब एक जैसा लिखता है। बस वो क्या करेगा ना, जैसे सवाल चेंज हुआ तो पॉइंट को उल्टा पुल्टा कर देगा, इसका पॉइंट आगे लिख देगा, उसका पॉइंट पीछे लिख देगा। तो आप जिसमें हम पूछते भी है कि ये हमको धोखा दे रहे हो या खुद को धोखा दे रहे हो, स्टूडेंट से पूछते भी है। तो यही है जो बोले हम दुर्योधन जैसा कैसे आंसर राइटिंग किया जाता, तो वह यही है। देखिए ये सवाल है चंपारण सत्याग्रह के कारणों का व्याख्या करते हुए इस व्याख्या पर। करें। तो इस पर क्या हुआ कि ये आपको पूरा चंपारण सत्याग्रह का डिटेल दिया जा रहा है किसी पर। ये इसमें मेन पॉइंट कौन है? चंपारण सत्याग्रह है। कहाँ यस से सर। शुरू से चलते जाना, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ, फिर ये किस कारण से हुआ, फिर इसमें जो है गांधी जी की भूमिका, फिर गांधी जी का यहाँ कौन कौन साथ दिया बिहार में, इसके बाद जो कमीशन बना, और कमीशन बढ़ने के बाद फिर अंत में इसका क्या हुआ ये बताते हुए निकल जाना है, और कुछ नहीं। ठीक है, अब आया चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के योगदान का वर्णन करें।
तो ये सवाल अब गांधी जी पर आ गया। विषय वस्तु चंपारण सत्याग्रह जरूर है, लेकिन अब मुख्य बिंदु कौन बन गए? गांधी जी। महात्मा तो गांधी। सबसे अब इसको इसमें चंपारण सत्याग्रह का शॉर्ट में, अब यहाँ पर क्या है कि चंपारण सत्याग्रह का शॉर्ट में डिटेल करना है, और वो भी डिटेल गांधी जी को केंद्र बिंदु में रखते हुए करना है। अब ये जवाब किसके आसपास घूमेगा? हमेशा गांधी जी के आसपास घूमेगा। बात समझे? अब ये जवाब गांधी जी पर है कि हाँ, जैसे इसमें हम शुरू किए कि चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में हुई थी, जो कि किसानों के द्वारा, जो कि तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध हुई। ठीक है, अब यहाँ पर अब ये यही जवाब का भूमिका में क्या चेंज हो जाएगा? तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध बिहार के चंपारण के किसानों द्वारा किया गया चंपारण सत्याग्रह, जिसमें जो कि गांधी जी के द्वारा किया चंपारण विद्रोह, चंपारण में किया गया किसानों का विद्रोह, जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में पहला सत्याग्रह था। देखिए, सवाल वही है, सब कुछ वही, लेकिन जवाब देने का तरीका बदला ना। लिखना वही है, ऐसा नहीं है कि लिखना अलग है, लेकिन तरीका बदल गया सवाल के अनुसार। जैसे एक समझिए, एक मूवी है, फेमस मूवी है, आप लोग देखे भी होंगे, सिंघम। देखे हैं? यस सर। ठीक है, सिंघम अब तक कितने भाषा में बनी है, आप लोग को पता है? हम लोग नहीं तो सर। हिंदी वाला देखे। हिंदी देखे ना, देखिएगा, सिंघम मलयालम में भी बनी है, सिंघम तमिल में भी बनी है, सिंघम तेलुगु में भी बनी है, और सबसे लास्ट में बनी है हिंदी। ठीक है, तो इनमें मेन पहले बना तमिल में, जो साउथ के ही एक सुपरस्टार है सूर्या, वो बनाए थे, और वो अब तक 3 पार्ट बना चुके हैं सिंघम का। अब देखिए, सिंघम तमिल में भी बना और वही स्टोरी हिंदी में बना, लेकिन अब जो तमिल में बना था तो इसका स्टोरी का केंद्र बिंदु कहाँ था? चेन्नई था, तो कहानी उसी हिसाब से सेट किया। हिंदी में बना तो इसका केंद्र बिंदु कहाँ था? कहानी कहाँ से लिया? गोवा, तो गोवा के अनुसार सेट किया कहानी को। बात आई समझ में? यस सर। अब अब यहाँ पर जब बनाया तो यहाँ का जो पुलिस का समस्या था उसको दिखाया। अब चेन्नई में जब बनाया तो चेन्नई के जो पुलिस का समस्या है उसको दिखाया। अब जैसे चेन्नई में यहाँ पर क्या दिखाया गया कि पुलिस को पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रेशर में रखा जाता है हिंदी वाला में, लेकिन तमिल वाला में ये नहीं दिखाया गया। क्यों? क्योंकि चेन्नई में ऐसा बात नहीं है। चेन्नई में पुलिस थोड़ा मजबूत है इधर की तुलना में, वहां पुलिस के ऊपर उतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहता है। सबसे ज्यादा थाना पुलिस मजबूत भी कहाँ है पुलिस व्यवस्था? तमिलनाडु में ही सबसे ज्यादा थाना की भी संख्या भी वहीं पे है। तो कहने का मतलब वही बात है। अब देखिए, फिल्म एक ही है, लेकिन स्क्रिप्ट भी एक है, फिल्म का थीम भी एक है, कहानी का थीम एक है, स्क्रिप्ट भी एक है, सब कुछ एक है, लेकिन क्या हुआ, जगह के अनुसार स्क्रिप्ट का जो क्लाइमैक्स है वो क्या किया? बदलना, स्क्रीन प्ले को चेंज करना। सब कुछ सेम है, स्क्रीन प्ले सिर्फ चेंज कर दिया। वही चीज है यहाँ पर। अब वहीं पे जो चीज चेंज नहीं होता है, जैसे एक और मूवी है, वो भी आप लोग सभी देखे होंगे, फेमस मूवी है वांटेड। ये भी साउथ का रीमेक है, लेकिन साउथ वाला देखिए, हिंदी वाला देखिए, लगभग सेम है 95। रीजन क्या है? दोनों ही स्टोरी का जो पॉइंट रखा गया है वो मुंबई रखा गया है, तो चेंज होने का कोई बात तो होगा नहीं। दोनों ही मुंबई रखा गया है, तो यही चीज आता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग जो होता है बिल्कुल एक फिल्म की तरह होता है, वो बिल्कुल एक फिल्म की तरह होता है। जैसे फिल्म में देखते हैं सब चीज का प्रस्तुतिकरण में कैसे ध्यान दिया जाता है, हर एक पॉइंट को जोड़ा जाता है, एक दूसरे से कोरिलेट किया जाता है हर एक सीन को। बिल्कुल आंसर राइटिंग में वही चीज होता है। आपको फिल्म दिखाने से पहले क्या करता है? आपको स्टोरी का हल्का हल्का एक ये देता है, क्या होगा स्टोरी, तब ना मजा आएगा। अब ऐसे फिल्म पता ही नहीं चल किस चीज पर, आपको फिल्म देखने में कभी मजा आएगा? कुछ जैसे कि हीरो गरीब है, वो अमीर होना चाहता है, एक कहानी,
या फिर जैसा स्क्रिप्ट है, तो उसी प्रकार बिल्कुल आंसर राइटिंग होता है। आंसर राइटिंग भी बिल्कुल वही होता है, फिल्म की तरह होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बदला, ये तो स्वाभाविक बात है कि क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन का केंद्र बिंदु वही है, चंपारण सत्याग्रह। आंसर में फैक्ट सेम रहेगा, लेकिन जो उसका प्रस्तुतिकरण का तरीका है वो क्या होगा, बदल जाएगा। प्रस्तुति का तरीका बदल जाएगा। अब आगे चलते, अब क्या है, चंपारण सत्याग्रह से भारत में गांधीवादी युग का शुरुआत हुई। अब देखिए ये क्वेश्चन एक स्टेप आगे बढ़ गया। ये क्वेश्चन क्या रहा, गांधीवादी युग की शुरुआत हुई, यानी कि अब ये भी बताना है हमको चंपारण सत्याग्रह के बाद आखिर गांधी जी, चंपारण सत्याग्रह के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम था वो गांधीवादी युग था, यानी कि इससे अब एक स्टेप आगे बढ़ना है। चंपारण तक ही नहीं रहना है, उससे आगे भी बढ़ना है कि हम लोग को ये दिखाना, प्रस्तुत करना होगा या स्पष्ट करना होगा कि हाँ, इन कारणों से चंपारण सत्याग्रह के बाद से क्या हुआ, भारत में गांधीवादी युग शुरू हुए और जिस क्या पड़ा। बात समझे ना, जैसे लोगों पर गांधी जी पर भरोसा का नतीजा, इस बाद में सत्याग्रह किए, खेरा में किए, फिर सरदार, और भी धीरे धीरे क्या हुआ, लोग संगठित होना शुरू हुए। तो यानी कि अब इसका आंसर क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह के आगे भी जाएगा, सिर्फ चंपारण सत्याग्रह तक लिमिट नहीं रहेगा। अब देखिए चौथा, चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तनकारी बिंदु है, स्पष्ट करें। अब देखिए क्वेश्चन वही है, चंपारण सत्याग्रह, लेकिन अब ये क्या बता रहा है, परिवर्तनकारी बिंदु, यानी अब ये पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को ही ले लिया है। तो अब ये बताना आपको कि ये परिवर्तनकारी बिंदु क्यों है, यानी कहने का मतलब ये हुआ इस सवाल का कि किसानों का सत्याग्रह तो इससे पहले भी हुआ था, चंपारण से पहले भी तो किसान विद्रोह करते थे, किसानों का विद्रोह तो काफी लंबा समय से चल रहा था, लेकिन क्यों परिवर्तनकारी बिंदु कहते, क्यों, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो किसानों का आंदोलन, वो क्या होता था, छीट-फूट होता था, छोटे स्तर पर होता था। लेकिन चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ले लिया था। राष्ट्र आंदोलन का स्वरूप ले लिया। इस आंदोलन के नतीजा क्या निकला, अंग्रेज सरकार को एक कमेटी बनानी पड़ी, जिसमें कि गांधी जी भी एक सदस्य थे, और उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ, सरकार को मानना पड़ा कि तीन कठिया पद्धति गलत है और किसानों को हर्जाना देना पड़ा। उसके बाद किसान और भी ज्यादा आंदोलित हुए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, किसानों में एक ऊर्जा आई और ये पूरे देश के किसानों में ऊर्जा आई। और अंग्रेजों का एक जो नेचर होता था, फूट डालो राज करो नीति, खासकर बंगाल विभाजन ये सब में जो जमकर चलाया गया था, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ, उस नीति के खिलाफ भी एक चोट पड़ा, क्योंकि किसान तो सभी थे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब थे। और इसमें चूंकि गांधी जी जुड़े, और गांधी जी का कद क्या था उस समय तक, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कद हो सकता था, केवल हो गया था राष्ट्र स्तर का ही नहीं कहिए। दक्षिण अफ्रीका में जो उनको सफलताएं मिली, उसका नतीजा क्या निकला कि उनका कद बढ़ा हुआ था, लोगों पर उस पर विश्वास भी था, और दक्षिण अफ्रीका की सफलता में और लोगों को उसको ज्यादा विश्वास हो रहा था। उनके जुड़ने से क्या हुआ, पूरा देश का इस पर ध्यान गया, और जब इसकी सफलता मिली तो पूरा देश इसमें एक ऊर्जा आया। तो ये क्या हुआ, एक परिवर्तनकारी बिंदु हुआ। तो देखिए सवाल तो एक ही था, सब चंपारण सत्याग्रह पर ही, लेकिन जवाब का तरीका एक रहा, तरीका तो बदल गया। लेकिन अब स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम होती है, अब तक जो आंसर राइटिंग चेक किए हैं जितने भी, तो 99% कॉपी के अनुसार हम बोल रहे हैं, एक ही जवाब वो देगा, वही जवाब, चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध शुरू। कुछ और अगर होंगे, थोड़ा सा ज्यादा चला तो कुछ भावनात्मक ज्यादा डालने लगता है, अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर बड़े जुल्म किए, इस जुल्म के लिए हमने बहुत से मेहनत किए, बहुत संघर्ष किए, जिनका कि सवाल से कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि ऐसी बात लिखेंगे तो कॉपी चेक करने वाला ना भावुक हो जाएगा। अब उनको ये समझ नहीं है कि जो वहां कॉपी चेक कर रहे हैं वो भावनाओं से परे है, वो उच्च भावुक कौन होते हैं, वो जो
मिडिल क्लास मेंटेलिटी का होता है या मिडिल क्लास समाज से जो जुड़े होते हैं वो होते हैं। मुकेश अंबानी को कभी भावुक होते हुए देखे हैं? या किसी भी बड़े बिजनेसमैन को, किसी बड़े राजनेता को? उसका भावुकता सिर्फ वो क्या होता है, मतलबी होता है, वास्तविकता नहीं होता है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति का, मिडिल क्लास समाज से जो जुड़े हुए, उनका भावुकता रियलिटी होता है। तो वहाँ जो पहुँचा हुआ है वो भावनाओं से परे है, वो ये सब बात लिखने से वो नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट ये करते हैं, अब वो फालतू बातें, उनको लगता है कि ऐसा भावुकता वाली बातें लिखेंगे ना, वो 9-10 का कॉपी समझते हैं। जैसे 9-10 या 11-12 ग्रेजुएशन तक में लिख रहा है, तो ग्रेजुएशन तक में देखिए दोनों में अंतर है। आप 9th में लिख रहे हैं, 10th में लिख रहे हैं, 11th-12th में लिख रहे हैं या ग्रेजुएशन में लिख रहे हैं, यानी कॉलेज लाइफ में जब आप आंसर लिख रहे हैं और वहां जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको स्टूडेंट समझ रहा है। क्या समझ रहा है? स्टूडेंट समझ रहा है। वो उसको आपको सिलेक्शन वाली बात नहीं कि हमको 10 को कुछ चुनना है, उसका वो आपको एक स्टूडेंट समझ रहा है। वो क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसका दिल थोड़ा सा आपके प्रति सॉफ्ट। लेकिन जो सिविल सर्विस का कॉपी चेक कर रहा है वो आपको स्टूडेंट थोड़ी समझ रहा है। वो तो ये समझ रहा है कि ये एक स्टूडेंट है जो बिहार सरकार का एक पद मांगने आया है। दोनों में अंतर है मेंटेलिटी में। सामान्यतः स्टूडेंट यही सोचते हैं, उनको लगता है कि जैसे हम ग्रेजुएशन में लिख लेते थे ना, बहुत स्टूडेंट ग्रेजुएशन में हम 6-6 पेज लिख लेते थे, तो वो ग्रेजुएशन था। वहां आप कुछ इधर उधर भी लिखे तो चेक करने वाला थोड़ा सा मैनेज कर लिया, सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, अब इसको जो है आईएएस बना रहे हैं, स्टूडेंट है, चलो दे दो मार्क्स, वो अलग बात है। और वहां पर आपको किसी को छांटना नहीं था। अंतर एक और है, आप जब एकेडमिक पढ़ाई कर रहे थे तो वहां क्या है, अगर 100 स्टूडेंट कॉपी चेक किया तो कॉलेज को या को 100 को मार्क्स दे देना है। वहां ये वाली बात नहीं कि 100 में से किसी 10 को चुनना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिविल सर्विस में उसको चुनना है। 100 विद्यार्थी अगर बैठा है तो इसको क्या करना है, इसमें से इसको 10 स्टूडेंट को चुनना है, यानी 90 स्टूडेंट को छांटना है। तो अब वो देखेगा कि ये 100 में से 10 सुपीरियर कौन है। यहाँ वो वाली बात नहीं होता था, यहाँ पर सुपीरियर वाली बात नहीं होता, आप जितना लिखे आपको उस हिसाब से मार्क्स दे दिया। यहाँ बात होगी उसको 10 को ही लेना है, 90 को माइनस करना है। तो अब वो क्या करेगा, वो छांटने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए वो क्या हुआ, अब वो कंपैरिजन करना शुरू करेगा एक कॉपी का दूसरे कॉपी से। यानी कि आपको लिखना तो है ही, साथ में बगल वाले से, जो आपका बगल में बैठा हुआ है, बगल वाले से ज्यादा बेटर लिखना है आपको। सिर्फ लिखने से नहीं होगा, आपको बगल वाले से ज्यादा बेटर लिखना होगा, तब जाकर के आप सिविल सर्विस के मजबूत दावेदार बनेंगे। तो बात समझ में आई कि आंसर राइटिंग में क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला, शब्दों का चयन। शब्दों का चयन आपका जो आपका मतलब समझिए कि ये आपका शब्दों का चयन से ये तय होता है कि आपका कितने उच्च स्तर तक आपका जो है माइंड का लेवल है। अब जैसे समझिए, एक लिखता है कोई पेयजल, ठीक है, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ, एक मिनट, पेयजल, कोई लिखा स्वच्छ पेयजल। अब कोई लिख रहा है पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी। दोनों का मीनिंग एक है या अलग है? दोनों का अगर मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए, दोनों एक है। का मीनिंग एक ही है, लेकिन यस। एस्टिमेट में कुछ फर्क है कि नहीं है?
बात समझे? स्टैंडर्ड में फर्क यस है। सर। यस सर। यही तो स्टैंडर्ड में फर्क है। फर्क क्या करता है, आपका दूसरे की तुलना में बेटर करता है या फिर आपका उससे कम करता है। बात समझे? यस सर। ये यही आपका आंसर राइटिंग को या तो अच्छा बना देगा दूसरे से, या फिर उससे कमजोर कर देगा। ये हो। अब जैसे शब्दों का चयन पे एक और समझिएगा। आप किसी को बोलिए कातिल लगता है, ठीक है, उसी को बोलिए हत्यारी लग रहा है। सब दोनों का तो मीनिंग एक ही है। मीनिंग तो दोनों का एक ही है ना, लेकिन एक में क्या। नहीं सर, मीनिंग भी यहाँ अलग 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 होगा सर। देखिए, ये शब्द का कातिल और हत्यारा दोनों का तो एक ही मीनिंग हुआ ना। यस सर। लेकिन यस सर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट हो गया। कातिल में हो सकता है कि उधर से स्माइल हत्यारी ने बोले तो सर बोलने के बाद मीनिंग अलग हो जाएगा। बस बिल्कुल। तो ये आपका शब्दों का जो चयन होता है, ये क्या होता है आपका जो होता है, कह सकते हैं स्टैंडर्ड को दर्शाता है। आपके सोच का जो स्टैंडर्ड है उसको दर्शा रहा है, और सामने वाले को इंप्रेशन जताता है। वो आपके शब्दों का चयन क्या कर रहा है, सामने वाले को इंप्रेस कर रहा है। शब्दों का चयन से ही क्या हो रहा है, इंप्रेशन बनेगा। आप जितने अच्छे शब्दों के चयन करेंगे, सामने वाला क्या होगा, उतना ज्यादा आपसे इंप्रेस होगा। बात समझ में आई शब्दों का चयन का क्या महत्व है? यस सर। हाँ, ऐसा कोई भी है, आपको ही कोई अभी आकर के बोले, ठीक है, जैसे सिंपल सी बात बोले आप ही को कि यार तुम स्टूपिड टाइप का लड़का हो, आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर यस बोलेगा बहुत लड़का हो, तुरंत क्या होगा, दिल पे छू जाएगा। मीनिंग तो सेम है। अगर इडियट मूवी का नाम तीन मूर्ख रहता या तीन बेवकूफ रहता, तो क्या उतना मूवी उतना ज्यादा अट्रैक्शन करता? थ्री इडियट मूवी जो आई थी, अगर सोचिए कि थ्री इडियट मूवी का नाम थ्री इडियट ना रख करके तीन मूर्ख रखा जाता, तो मूवी जो इम्प्रेशन है, नाम से भी इम्प्रेशन बनता है ना। यस सर। यस। आपको कैसा लगता है, कौन मूवी जा रहे, तीन मूर्ख मूवी देखने जा रहे, वो इम्प्रेशन नहीं जमता। लेकिन थ्री इडियट क्या हुआ, एक इम्प्रेशन। देखिए मीनिंग तो सेम ही है। यस सर। अब तीन बेवकूफ मूवी का नाम है तीन बेवकूफ, और वही मूवी का नाम है थ्री इडियट। कितना अंतर, मतलब एक है, लेकिन यस शब्दों सर। का चयन कितना, मतलब फर्क पड़ गया। शब्दों का चयन से क्या फर्क पड़ रहा है, इंप्रेशन इंप्रेशन का क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है। तो आंसर राइटिंग में इसलिए शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है, शब्दों का चयन के बाद चलता है भाषा शैली। अब भाषा शैली का एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये अक्सर जब इकोनॉमी का कॉपी चेक करेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, बहुत से स्टूडेंट लिखेंगे राज्य से केंद्र रुपया जाता है। ये सही वाक्य है या गलत वाक्य है, आप लोग बताइए। गलत वाक्य है, राज्य से केंद्र रुपया जाता है। कि राज्य से केंद्र, रुपया जाता है, ये तो गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या होगा? केंद्र न राज्य को रुपया देती है सर। अगर सीधी इस वाक्य को सीधे थे तो चलिए फिर लिख देते हैं, केंद्र से रुपया, केंद्र से राज्य रुपया जाता है। अब ये सही वाक्य है कि गलत वाक्य, चलिए आप ही के अनुसार चले। ये भी गलत है। केंद्र द्वारा राज्य को केंद्र द्वारा राज्य को राशि आवंटित की जाती है।
सर बिल्कुल राशि बिल्कुल। या फिर अगर यही लिखना है तो यहाँ लगेगा भेजा जाता है, ये भी सही हो सकता है। सिर्फ भेजा शब्द का इस्तेमाल कर दिए तो ठीक है, या नहीं तो जो सबसे शुद्ध वही हुआ जो आप बोले, केंद्र द्वारा राज्य को रुपये आवंटित किए जाते हैं, या फिर राज्य द्वारा, कि राज्य भी तो केंद्र, जो आप राज्य सरकार जो आपसे टैक्स ले रही है तो वो केंद्र आखिर भेजा जाता है ना, यस सर, यस जिसका फिर एक हिस्सा वापस आता है राज्य को। यस। तो इसमें केंद्र द्वारा राज्य को उसको आवंटित तो नहीं किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। यस सर, भेज दिया जाता है। ठीक, लेकिन अब रुपया जाता है तो अब सवाल है भाई, रुपया को हाथ पे रहेगा, सीधा चले जाएगा? रुपया मुहैया कराया जाता है। कहिए, कहने का मतलब ये नहीं, मुहैया देखिए, मुहैया बड़ा छोटा को कराता है, समझिए। अच्छा, फिर यहाँ शब्दों का चयन में अंतर हो गया। मुहैया कराने का मतलब क्या हो रहा है, मुहैया कराने का मतलब हो रहा है कि आप उसका व्यवस्था, जैसे समझिए, रुपया उनका है, वो आपको दे रहा है, लेकिन यहाँ वो बात नहीं ना है। जैसे आवंटित किया जाता है, आवंटित इसलिए केंद्र में आवंटित का प्रयोग होगा, राज्य में नहीं होगा, क्योंकि राज्य कोई केंद्र को आवंटित दे थोड़ी ना रहा, सहयोग नहीं ना कर रहा है, केंद्र राज्य को सहयोग करता है ना। यस सर। शब्दों का चयन यही है, शब्दों का चयन मायने रखता है। अब समझ में आ रहा है क्यों इंग्लिश मीडियम वाले का रिजल्ट कहा जाता है कि हो जाता है, हिंदी मीडियम वाले फंसते हैं? आयोग का भाषा से कोई लेना देना नहीं है, यही छोटा छोटा मिस्टेक। स्टूडेंट को देखिए क्या लग रहा है, हम तो लिख क्या है, बहुत अच्छा लिख किया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले का हो गया, हिंदी मीडियम वाले का नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले इसी को पैसे, ये चूंकि देखिए रुपया तो हाथ पांव है नहीं, ये किसी के द्वारा भेजा जाएगा। जब किसी के द्वारा भेजा जा रहा है इसका मतलब पेसिव वॉइस होगा, बात समझे? तो इंग्लिश वाला तो वो ग्रामेटिकल सही कर लिया, वो तो सीधा लिख दिया, V3 का प्रयोग करके वो लिख दिया, चेक करने वाला समझ गया। अब यहाँ हिंदी में तो V3 V2 V1 होगा नहीं, यहाँ सब आपको शब्द प्रयोग करना होगा। अब ये एक छोटा सा शब्द भेजा वाला शब्द जो होता है, ये छोटा सा शब्द क्या किया, आपका पूरा सेंटेंस को गलत कर, बिगाड़ दिया। पूरा व्याकरण ही बदल दिया। नतीजा क्या हुआ? अब यहाँ पर कॉपी चेक करने वाले को क्या लग रहा है, इनको नॉलेज है लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण कमजोर है। जो इंग्लिश में लिखा उसका चूंकि V3 का, वो तो सिंपल में पैसिव वॉइस में लिखा V3 का यूज करके, तो उसका समझ गया भाई इसका प्रस्तुतिकरण सही। आपका कॉपी देख के क्या लगा, भाई इसको नॉलेज है लेकिन इसको प्रस्तुतिकरण का तरीका सही नहीं है, यानी कि ये उतना मैच्योर नहीं है, ये ऑफिसर बनने लायक अभी मैच्योर नहीं हुआ। आपका वो एक मार्क्स काटा, वही एक मार्क्स क्या किया, आपका रिजल्ट डाउन कर दिया। अब बाद में फिर सोशल मीडिया में जाके चिल्लाते रहिए आयोग भेदभाव कर रहा है, हिंदी मीडियम वाले के लिए सीट रिजर्व कीजिए। हम किसी का ये मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन एक ये बता रहे, जो एक सच्चाई है वो बता रहे हैं कि सिर्फ आयोग को दोष देने से नहीं होगा। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम खुद कॉपी चेक कर रहे हैं, तो हमको पता है कि भाई क्या क्या कमजोरियां है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट, हिंदी मीडियम वाले का रिजल्ट फंस रहा है। हम तो दोनों का कॉपी चेक करते हैं, हिंदी वाले का भी इंग्लिश वाले का भी, तो हम देख रहे हैं ना कि इंग्लिश वाले का ये सब चीजों में ध्यान रखा जाता है, उसका लिखने का तरीका में स्मार्टनेस रहता है, इस वजह से उसको मार्क्स नहीं कट रहे हैं। और हिंदी वाले का क्या कि नॉलेज ज्यादा दे रहा है, ये फैक्ट ज्यादा भी दे रहा है, लेकिन लिखने का तरीका से, भाषा शैली से और शब्दों का चयन के कारण क्या हो रहा है, इसका मार्क्स कट रहा है, यही आपका रिजल्ट खराब हो रहा है। तो आंसर राइटिंग में ये दो चीजों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला तो जरूरी ये है, प्रश्न की प्रकृति को समझे। ये पहले ही समझा चुके हैं चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से कि प्रश्न को, प्रकृति को समझना क्यों आवश्यक है। अब जब इसकी प्रकृति को समझे है तब उसी हिसाब से आपको भूमिका तय करना है, ठीक है। और प्रश्न का जो केंद्र बिंदु है भूमिका में और पूरा उत्तर में ध्यान रखना है कि केंद्र बिंदु में वही रहे। एक मूवी में देखते हैं ना, पूरा स्टोरी में कौन रहता है, एक हीरो होता है, और पूरा स्टोरी में वही हीरो क्या होता है, हर एक सीन में वो हीरो रहे ना रहे, लेकिन हर सीन में हीरो पर ही होता है केंद्रित। सीन में भले ही हीरो दिखे ना दिखे, लेकिन हीरो से कहीं ना कहीं वो जुड़ाव रहता है मूवी में।
बिल्कुल वही चीज होता है आंसर राइटिंग में। प्रश्न का जो केंद्र बिंदु, भले उसका आप कोई किसी के भी कहीं से भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन केंद्र बिंदु से आपको हटना नहीं है, उसको उससे जोड़ के रखना है। भूमिका लिखना है, जबकि आप भूमिका लिख लिए हैं, ठीक है, आप भूमिका लिखे। अब क्या है, अब आपको मुख्य भाग जो है उस पे लिखना है। अब इसमें भी बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, मुख्य भाग में वो ज्यादा शब्दों के लालच में, सबसे पहली बात ये उतना ही शब्द में लिखना है जितना शब्द में आपको उत्तर आता है, जबरदस्ती नहीं करना। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, शब्दों को बढ़ाने के लिए वो अब भूमिका ही एक पेज लिख रहा है, कॉपी चेक करने वाला हो गया बोरिंग, क्योंकि उसको उतना टाइम नहीं है। वो तो जल्दी से आपका मेन आंसर पढ़ेगा, आपका दृष्टिकोण, आपका सब कुछ फैक्ट, आपका नॉलेज चेक किया और वो मार्क्स से आगे बढ़ा, उसको उतना टाइम नहीं है। अब कोई स्टूडेंट शब्द बढ़ाने के चक्कर में एक पेज भूमिका ही लिख दिया, जबकि भूमिका 5 से 10 लाइन के अंदर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, नियम है ये। 5 से 10 लाइन में ये कंप्लीट होना चाहिए। अब बहुत एक पेज पूरा ले लेता है, वहां कॉपी चेक करने वाला 100, उसको लगेगा ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, इसको आता नहीं है, ये सिर्फ पेज का संख्या, किसी प्रकार से ये शब्द का संख्या बढ़ा रहा है। मुख्य भाग में भी आपको वही करना, जो मेन उत्तर है वही लिखना है, इधर उधर भटकना नहीं है। बहुत शब्दों का संख्या बढ़ाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना है। आपको जितना आता है उतना लिखिए, ईमानदारी से लिखिए। अगर आपको उत्तर 200 शब्द में आता है तो 200 शब्द में ही लिखिए। इंपॉर्टेंट क्या है, जो सवाल है उसका उत्तर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए, उसका हर एक भाग स्पष्ट हो जाना चाहिए, हर एक चीज उसमें समाहित हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम 500 शब्द में लिखे ही लिखें, आपको 200 में आता है तो 200 शब्द में ही लिखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर स्पष्ट हो, जो आपका उत्तर है वो स्पष्ट हो, उसमें कोई कमी ना रहना चाहिए उत्तर में। और फालतू शब्द नहीं लिखना है, रिपीटेड नहीं करना है, एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना है। इसके बाद जो भी उत्तर लिख रहे हैं सामान्य लिखना। अब जैसे बहुत स्टूडेंट क्या किया, मान के चलिए पॉइंट लिख रहा है किसी भी, जैसे चंपारण सत्याग्रह को परिवर्तनकारी बिंदु है, उसी पर पॉइंट लिख लिया। अब एक पॉइंट लिखा, अब उसका डिटेल कर दिया 20 लाइन में, उसका डिटेल 20 लाइन में कर दिया। अब दूसरा पॉइंट का क्या किया, 10 लाइन में डिटेल किया। ऐसा नहीं कर, सामान्य लेके चलना है। मान के चलिए इसको 20 किए है तो इसको कम से कम 16 आपको लेके चलना है या 22 लेके चलना है। लेकिन आप पूरा आधा कर देना, ये क्या हुआ, ये सही नहीं है, ये आंसर राइटिंग को ये खराब करता है, आपका प्रस्तुतिकरण को ये खराब कर दिया, ये आपका ये इंप्रेशन को खराब कर रहा है। चेक करने वाले पर जो आपका इंप्रेशन पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि प्रश्न को, प्रकृति को समझे और उसी हिसाब से क्या करना है, भूमिका लिखना है। भूमिका 5 से 10 लाइन में जितना शब्द में आता है उतना ही लिखना है, जबरदस्ती आंसर में कुछ भी फालतू नहीं लिखना है। और जो भी उत्तर लिखना है उत्तर स्पष्ट होना चाहिए, शब्द से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न का जो केंद्र बिंदु है उस पर रखिए और जल्दी से जल्दी मुख्य उत्तर का मुख्य भाग पे पहुंच जाइए। जितना जल्दी आप उत्तर का मुख्य, आप कोई मूवी देख रहे हैं और आधा घंटा तक आपको इंट्रोडक्शन ही दिखा रहा है तो आप मूवी बंद करके चल जाएंगे ना, वही चीज होता है आंसर राइटिंग। आपको मूवी में आधा घंटा इंट्रोडक्शन ही दिखाए, जैसे पहले का मूवी में होता था 10 मिनट तक चल रहा, बड़े बड़े अक्षर में आ रहा है, पहले हीरो का नाम, फिर साइड एक्टर का नाम, कौन कैमरा पकड़ा है उसका नाम। कितना बोरिंग लगता है आज के डेट में। इसके बाद शब्दों का चयन, भूमिका में हो गया, शब्दों का चयन पे ध्यान देना है। शब्दों का चयन क्यों इंपॉर्टेंट है समझ चुके हैं और किस प्रकार ध्यान देना है। तीसरा, भाषा शैली, ठीक है, भाषा शैली, उत्तर स्पष्ट होना चाहिए, कम ही लिखना है लेकिन स्पष्ट होना चाहिए, जो भी बात बोल रहे हैं स्पष्ट होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं करना है, ज्यादा लंबा ना होना चाहिए। पॉइंट को जो आप डिटेल कर रहे हैं उसको ज्यादा लंबा नहीं करे तो ज्यादा बेटर है।
हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि शॉर्ट करने के चक्कर में आधा बात लिखे। लिखना बताना पूरा है, लेकिन अब होता ना एक ही बात को घुमा फिरा के लिख रहे, वैसा नहीं करना। एकदम शॉर्ट में टू द पॉइंट लिखे और सारा बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। टू द पॉइंट में ही सारा बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि समझिए एक सवाल आया कि भारत में बेरोजगारी के कारणों पर व्याख्या करें। ठीक है, ये सवाल बीपीएससी में आ जाती है। किस पे? बेरोजगारी के कारणों पर व्याख्या करें। अच्छा, बेरोजगारी किसे कहते हैं? कोई बता पाएंगे बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी के कारण बेरोजगारी की परिभाषा पूछे, कारण तो अभी आगे चलेंगे। सबसे पहले ये तो जान जाए कि बेरोजगारी क्या है। बोले हाँ, बोलिए। जीवन अपने जीवन का परिवहन करने के जो आर्थिक हम्म हम परिश्रम करते हैं और वो हम्म पूरा नहीं हो पाता, हम उसको बेरोजगारी बोलते हैं। अब मान के चलिए आपको आपको पता है भारत में यदि कोई व्यक्ति कार रखता है तो उसको यस सर। लग्जरियस लाइफ है। ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका में किसी व्यक्ति के पास यदि कार नहीं है तो उसको गरीब माना जाता है। यानी कि वहां कार क्या है, जीवन की आवश्यकता का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, मूलभूत आवश्यकता का। तो उस हिसाब से तो बिहार में सब बेरोजगार है, भारत में तो सब बेरोजगार हो जाएगा, बिहार में तो 90% बेरोजगार हो जाएगा। देखिए, बेरोजगारी आंकड़ा तो 73% पहुंच गया है ना सर। वो एक राज्य का, देखिए वो अलग चीज है। वो जो आप आंकड़ा देख रहे हैं वो अलग हिसाब होता है उसका। बेरोजगारी का भी आंकड़ा का अलग आधार, उसका एक अलग माप। ILO के अनुसार चलिएगा तो पता चलेगा कि चीन में भारत से ज्यादा बेरोजगारी है। सबका अपना एक अलग मानक है। मेरा आपको सिर्फ कहने का मतलब ये है कि देखिए ज्यादा भाभी, हम थोड़ी देर पहले क्या बोले थे कि भारी भरकम में नहीं जाना, आपको सही शब्दों का चयन करना है। और जो भी जवाब लिखिए स्पष्ट लिखिए कि चेक करने वाला तुरंत समझ जाए आप क्या बताना चाह रहे हैं। इंप्रेशन उसमें बनता, पता चला कि उसको समझ ही नहीं आया, उसको अब उतना टाइम नहीं ना कि आपका जवाब पढ़ करके वो 2 मिनट सोचे अच्छा ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। इतना तो उसको टाइम है नहीं। ठीक है, हम आपको कल भी हम बोले हम आपके टीचर हैं। ठीक है, हम आपके पीछे समय दे देंगे, वो नहीं ना देगा, वो आपका टीचर नहीं है। बेरोजगारी का ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग इसमें। लेकिन एक सामान्य परिभाषा यह है, काम करने की इच्छा के बावजूद, काम करने की इच्छा के बावजूद इच्छा अनुसार कार्य ना मिलना, नहीं इच्छा मिलना। अनुसार कार्य ना मिलना। ठीक है, ये है सामान्य परिभाषा। लेकिन यदि हम विकसित देशों में चले, अब भारत भी वही मानक अपना रहा है बीते कुछ यस वर्षों सर। से। फिर आपको गाड़ी दर बढ़ गया है तो डीजल ये वो विकसित देश, जो बड़े देश होते हैं, बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश, वो इसको दो मानक लेके चलते हैं। एक, काम करने की इच्छा के बावजूद, ठीक है, प्लस योग्यता अनुसार, प्लस योग्यता। कहने का मतलब ये है कि आपने, यानी कि काम करने का इच्छा है और उसको काम मिल गया है, लेकिन जो उसकी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसको काम नहीं मिला है, तो विकसित देशों में उसको बेरोजगार ही माना। यानी आप अगर बीटेक किए हैं तो ये आपका टेक्निकल विभाग में आपको मिलना चाहिए जॉब।
अगर आप टेक्निकल विभाग में नहीं जा रहे तो आपको बेरोजगार की ही राशि में माना जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपकी जो योग्यता है, योग्यता के अनुसार और काम कर, समझे? जैसे ऐसा नहीं होता है कि अब कोई काम नहीं कर रहा है तो बेरोजगार ही है, वो अपना इच्छा से नहीं कर रहा है, इसमें गवर्नमेंट का क्या दोष है? तो ये बेरोजगारी है। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने मूल पे, पॉइंट का। अब जैसे बेरोजगारी का कारण, तो भारत में बेरोजगारी का एक कारण, तो इसमें भी एक चीज बताते हैं, ये आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अभी भी बहुत स्टूडेंट है, जब ये सवाल दिया जाता है बेरोजगारी पर, तो कारण में क्या लिखेगा, या बेरोजगारी दूर करने का कैसे दूर करें, कारण में लिखेगा शिक्षा का अभाव। ठीक है, अब उनको कौन समझाए कि आज के डेट में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 75% आबादी हमारी क्या है, साक्षर है। हमारे यहाँ एक से एक अब इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट का कॉलेज है, उसके बाद हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज भी काफी है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं शिक्षा का अभाव? अब 20 साल 30 साल पहले होगा, आज तो नहीं है, आज तो ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? शिक्षा का प्रबंधन में अभाव। देखिए, यही मायने रखता है, शिक्षा का प्रबंधन में अभाव, या शिक्षा के प्रबंधन में उचित पूर्वक, शिक्षा का उचित पूर्वक प्रबंधन ना होना, उचित पूर्वक प्रबंधन ना होना। कहने का उचित पूर्वक प्रबंधन ना होने का मतलब ये है कि जो स्किल एजुकेशन उसको स्कूल टाइम में मिलना चाहिए, वो स्किल स्किल एजुकेशन उसको मिल नहीं पाता, यानी कि शिक्षा मिल रहा है लेकिन मिल नहीं पाता। या फिर उसको जो थ्योरी पढ़ाया जा रहा है उसका प्रैक्टिकली उसको नॉलेज नहीं दिया जा रहा। हमारे यहाँ थ्योरिटिकली नॉलेज दिया जाता है लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज का अभाव होता है। जैसे अब बचपन से अब पढ़ाया जा रहा है, 7 से ही कृषि पढ़ाया जा रहा है, 8 में भी पढ़ाया जा रहा है, 9 10th में भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ बुक में, उसका प्रैक्टिकली नॉलेज का अभाव है। तो ये सबको सही करने की जरूरत है। तो एक सुधार हुआ। तो अब मान के चलिए यही एक पॉइंट आप लिखे, शिक्षा के उचित प्रबंधन का अभाव, एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण अब मान के चलिए लिखे है क्या, एक और कारण बेरोजगारी का जो हमारे देश में है, सपोज कीजिए क्या है, भ्रष्टाचार है। ठीक है, अभी लंबा नहीं चला। तो अभी क्या है कि अब इसका जब डिटेल किए तो कर दिए कितना, 15 लाइन में, और इसका डिटेल आप कर दिए 7 से 8 लाइन में। तो ये क्या हुआ, गलत इंप्रेशन है। इसमें आपको एकदम इसको भी 7 से 8 लाइन में किए तो इसको भी 7 से 8 ही लाइन में करना है। अब 7 से 8 लाइन के चक्कर में ऐसा नहीं है कि अब इसको कम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब इसी को देखिए हम लिख रहे हैं, इसी को क्या लिखे, शिक्षा का उचित प्रबंधन का उपाय, एकदम डिटेल में लिख रहे हैं। हमारे देश में बीते कुछ वर्षों में शिक्षा में काफी कार्य हुए, कई विद्यालय खुले हैं, कई बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी खुले हैं, टेक्निकल कोर्सेज की भी कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई है, सरकार द्वारा विविध राशि बढ़ाई गई है। ठीक है, लिखते चले गए। इसके बावजूद भी हमारे देश में बेरोजगारी है। इसका कारण ये है, उचित प्रबंधन का अभाव है। बच्चों को स्कूल में किताबी ज्ञान तो मिल रहे हैं लेकिन प्रयोगात्मक ज्ञान नहीं मिल पाते हैं। इस प्रकार से लंबा चौड़ा। अब इसी को देखिए शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में कैसे लिखे, विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाना, उन्हें प्रयोगात्मक शिक्षा से भी जोड़ना, एवं जो खर्च किए जा रहे हैं उनका सही समय पर ऑडिट करना, उसका निरीक्षण करना। देखिए सारा बात स्पष्ट हो गया एक ही बार में। यही 2 लाइन में क्या हो गया, सब कुछ स्पष्ट हो गया जो हम कहना चाह रहे थे लंबा चौड़ा डिटेल करके। अब जो कॉपी चेक कर रहे वो भी बेवकूफ नहीं, वो समझ गए। शब्दों का भी चयन अच्छा हो गया, भाषा शैली भी हो गया, और कम शब्दों में ही
सब कुछ डिटेल हो गया। तो आंसर राइटिंग में यही चीज का ध्यान रखना। जो ज्यादा शब्द करने के चक्कर में क्या होता है कि लंबा चौड़ा आंसर करने के चक्कर में अब फालतू बातें लिखे जा रहे हैं और फालतू तरीके से लिखे जा रहे हैं, एक ही बात को घुमा फिरा के 4 बार लिखे जा रहे हैं। ये आपका इंप्रेशन को क्या कर रहा है, आंसर राइटिंग में जो चेक करने वाले पर गलत इंप्रेशन डालता है। इसी को आप कम शब्दों में लिखे लेकिन पूरा लिखना है, तो क्या होगा, चेक करने वाले पर एक इंप्रेशन बनता है, एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। और जो भी लिखना है सारा पॉइंट को लगभग इक्वल में डिटेल करना है। ऐसा नहीं कि एक को 7 लाइन में किए तो दूसरा को 15, 1-2 लाइन का अंतर चलेगा आपको, एक को 7 में किए दूसरा को 10 में किए वो चलेगा। अब डबल का अंतर हो जाए तो ये फिर क्या हो गया, ये आप अपना आंसर राइटिंग के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ये समझ गए, ज्यादा लंबा ना होना चाहिए लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। वैसा नहीं है कि शॉर्ट करने के चक्कर में आधा बात लिखे आधा बात नहीं लिखे। और इसके बाद क्या होता है, एक और हैंड राइटिंग। अब बहुत स्टूडेंट का एक सर दर्द क्या होता है, हैंड राइटिंग मेरा नहीं बन रहा। तो देखिए, हैंड राइटिंग बनाने का उम्र बचपन में होता है, अब आपका हैंड राइटिंग बनने का उम्र नहीं रहा। अब जो सोचेंगे तो आपको क्या करना है, बार बार लिखना है। बार बार लिखिए, जो शब्दों को लिख रहे हैं उस शब्दों को स्पष्ट करके लिखिए, शब्दों को स्पष्ट करके लिखिए, बार बार लिखिए, वो आपका हैंड राइटिंग खुद बनने लगेगा। अब नहीं बन रहा है, जिसका दूसरे से करेंगे उनका हैंड राइटिंग अच्छा बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो आप फंस जाइएगा। क्योंकि वो बनाने का एक उम्र होता है, वो बचपन में बनाने का उम्र है, अब वो निकल चुका है। अब जो है उसको स्वीकार कीजिए, उसको वही सही तरीके से पेश, उसी को मतलब कहने का ये है, हैंडराइटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो भी आपका हैंडराइटिंग है ठीक है, लेकिन जो लिख रहे हैं स्पष्ट लिखिए, कट नहीं करना है। आंसर राइटिंग में ये सबसे खास बात, कट नहीं करना। अगर गलत भी लिख दिए है तो उसको सही करने का, उसको इस तरीके से करना है। हेलो, हेलो। हाँ आवाज जा रही है ना? यस। हाँ सर। ओके, एक मिनट। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप लिखे, एक लाइन लिख रहे हैं, एक लाइन क्या लिखे, आप एक लाइन लिखे राम की गाय, ठीक है। अब सपोज कीजिए आप गलती क्या किए, राम लिखे, की में हर्ष दीर्घिकार की जगह हर्षिकार दे दिए, राम की गाय, दीर्घिकार की जगह हर्षिकार दे दिए, राम की गाय। अब आप क्या किए, इसको कट किए, फिर आप की लिखे। अब यहां पर क्या होता है कि हो सकता है कि आप जब ऐसे सिर्फ सिंपल लिखे ना राम की गाय, तो हो सकता है कि कॉपी चेक करने वाला इस की का जो आप गलत लिखे हैं, दीर्घी की जगह हर्षी कर दिए हैं, हो सकता है कि वो ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आप कट कर दिए तो वो 100% ध्यान देगा। यानी क्या हुआ, आप अपनी गलती को खुद पेश कर दिए कि हम गलती कर लिए। बात समझे? इसमें क्या यस हुआ, सर। आप अपनी गलती को खुद सामने वाले को क्या किए, थाली में सजो कर दिए, देखिए हम यहाँ गलती किए यस। थे। इसमें हो सकता है कि ध्यान नहीं गया, या ध्यान गया भी तो वो क्या सोचा, इसमें देखिए हो सकता है कि 70% चांस हो कि उसका ध्यान नहीं गया, पहला बात। 30% लेके चलते हैं कि गया, ठीक। फिर आप नेक्स्ट लाइन में क्या किए, नेक्स्ट लाइन में फिर कहीं पे लिख दिए राम की गाय। तो इससे क्या होगा कि चेक करने वाले को ये समझ में आ गया कि आपको की का स्पेलिंग पता है, लेकिन ये जल्दी लिखने के चक्कर में आपको हो गया, तो वो इसको ध्यान से हटा दिया। यानी कि एक चांस तो पहला यही है कि आपका वो गलती को पकड़ा ही नहीं, आप निकल गए आराम से। लेकिन कट करके क्या किया, आप अपना गलती को 100% पकड़ा दिए। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि आंसर राइटिंग में कभी भी कट नहीं करना और दूसरे से बेहतर लिखना है। ये कोशिश करना होगा आपको कि दूसरे से बेहतर लिखना। क्यों? क्योंकि इसका रीजन बता चुके हैं कि यहाँ पर सिर्फ मार्क्स नहीं दिया जाता, बल्कि आपको
ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि जहाँ उसको अपना मार्क्स आया हमको अपना मार्क्स आया। यहाँ क्या है, आपको उससे ज्यादा मार्क्स आएगा तब क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपके सीट पे वो जाएगा। तो दूसरे से बेहतर करना है, इस चीज का ध्यान रखना है आंसर राइटिंग में। और सबसे खास है बार बार लिखना है। एक क्वेश्चन जैसे लिखे, टीचर चेक किया, फिर लिखिए उस क्वेश्चन को, दूसरा बार लिखिए, तीसरा बार लिखिए, तब तक लिखिए जब तक कि आपको अंदर से ये आवाज ना आए कि इससे बेटर आंसर कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब 500 क्वेश्चन आपका आंसर राइटिंग किए, उसके स्थान पर यदि आप 100 क्वेश्चन का, 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप 5 बार, पांच बार वही 500 बार लिखे, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि ये स्टूडेंट में कमियां देखते हैं, जैसे कॉपी आया, चेक करके बता दिए ये कमी है, और हम लोग बोल भी देते हैं कि इसको फिर से लिखिए, लेकिन वो नहीं लिखता। सर हम समझ गए क्या कमी था, सर हम समझ गए, सर हम बाद में कर लेंगे। वो बाद में कभी नहीं करता, वो उसका हमेशा कमी रहेगा। तो ज्यादा जरूरी क्या है, ज्यादा जरूरी यही है कि आप 500 क्वेश्चन लिखने की जगह पे 100 क्वेश्चन को ही 5 बार लिखिए। और बहुत स्टूडेंट का क्या है, वो पढ़ने में ही टाइम वेस्ट कर देता है। यानी कि अब जैसे उसको किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना, ये बुक निकाला, 5 पॉइंट उससे पढ़ा, वो बुक निकाला, पढ़ा, इतना पढ़ा कि उसका दिमाग ही उलझ जाता है कि लिखे क्या। तो इसमें वही बात बोलेंगे जो स्वामी विवेकानंद बोले थे। क्या बोले थे स्वामी विवेकानंद? कि 2 घंटा भगवत गीता पढ़ने, अगर आपके पास 2 घंटा है, क्या है 2 घंटा, और आपके पास 2 विकल्प है, एक भगवत गीता पढ़ना है यही 2 घंटा में, और यही 2 घंटा में फुटबॉल खेलना है, क्योंकि वह बंगाली थे तो फुटबॉल का एग्जाम्पल दिए। तो आपको फुटबॉल खेलना है, ना कि भगवत गीता पढ़ना है। क्योंकि खेल भी क्या है, एक शिक्षा है, अनुशासनात्मक शिक्षा खेल से ही मिलता है, और बहुत अनुभव मिलता है आपको जीवन का। तो यही बात यहाँ भी बोलेंगे कि 5 घंटा किसी क्वेश्चन में परफेक्ट लिखने की जगह 5 बुक, अलग अलग बुक निकाल करके उस पे 5 घंटा वेस्ट करने से बेटर है आप उस पर लिखना शुरू कर दीजिए और उसको 5 बार लिखिए। उसको लिखना शुरू कीजिए, 5 बार लिखिए। तो आंसर राइटिंग में समझ गए सब कुछ, कैसे क्या करना है? हेलो, हाँ सर। आवाज जा रही है ना सबको? हाँ सर, आ रही है। नहीं, सिर्फ एक ही बोल रहे हैं तभी से, बाकी सब साइलेंट है। तो आप लोगों का कोई सवाल? ये तो समझ गए कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सब कुछ पीटी के बारे में कल ही बताया जा चुका था। आंसर राइटिंग का कल छूटा हुआ था कि आंसर राइटिंग में क्या ध्यान देना है, कैसे देना है, और पढ़ाई में किस प्रकार से करना है वो तो कल ही समझा दिए थे। और यस सर। आपका जो है प्रस्तुतिकरण में किन किन चीजों को ध्यान रखना, समझना। अब आते हैं हम लोग बुक का चयन। बुक का चयन करना है, लूसेंट से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। हाँ, लूसेंट का जो साइंस आता है अलग से, साथ वाला नहीं, एक लूसेंट साइंस अलग से आता है ना, ये आपके लिए यस सर, लाभकारी यस है। सर। हाँ, ये आपके लिए लाभकारी, ये आपको सिविल सर्विस का जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वहां तक यूज होगा, आपको काम देगा। तो लूसेंट का जो साइंस है वो आपके लिए लाभकारी है। बाकी अदर जितने विषय है, लूसेंट से आप जितना दूर रहेंगे, ये ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर बीपीएससी में, खासकर हिंदी मीडियम वाले में, ये मेंटेलिटी है लूसेंट। तो ये आप इनसे जितना दूर रहे
मीटर है। देखिए, सबसे पहले सिविल सर्विस के लिए 2 चीज़ों को ध्यान में रखिए। एनसीईआरटी को पढ़ना है, न्यू एंड ओल्ड, ठीक है? और आप लोगों को एनसीईआरटी का जो एनालाइज़ है, जो हमारे वेबसाइट है gurumantra.online या फिर प्ले स्टोर जहाँ भी जाइएगा ये, तो कहीं भी आपको इसमें आप लोगों को नेक्स्ट वीक से अब 100% मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे तो हम काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं वो कि आ जाएँगे, लेकिन कुछ कारण से नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो हो चुका है कंप्लीट। कुछ एक टॉपिक हम लोग का छूटा हुआ था, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो वो अब नेक्स्ट वीक तक अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। तो एनसीईआरटी न्यू भी, और न्यू वाला भी हम लोग का 50% रेडी हो चुका है। न्यू एनालाइज, वो एनालाइज आपको न्यू वाला भी मिल जाएगा। एनालाइज से मतलब क्या है कि जैसे बुक में होता है कि किसी भी चीज का वहां तो समझाया जाता है थोड़ा डिटेल में, तो हम लोग क्या किए उसका सिर्फ मेन पॉइंट नोट किए, जो मेन पॉइंट एग्जैक्ट होता है जो कि सिविल सर्विस में इम्पोर्टेंट है एग्जाम की तैयारी के लिए, बस उसी को एक कंटेंट को जमा कर लिए। उद्देश्य है कि आपका समय में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। उद्देश्य यही है कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो एनसीईआरटी पढ़ना है, न्यू एंड ओल्ड। ये इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि देखिए ये क्या है, गवर्नमेंट द्वारा दिया गया बुक है, यानी कि इसमें जो डाटा दिया गया है गवर्नमेंट कभी इससे मुकर नहीं सकता है, क्योंकि उन्हीं का बुक है। कोई अपना ही बुक से कैसे मुकरेगा? एनसीईआरटी इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है, सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं। बिपिन चंद्र का बुक आता है, इसको पढ़ लीजिएगा। बिपिन चंद्र में ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला जो पब्लिकेशन है, हिंदी साहित्य पब्लिकेशन वाला, वो बुक लेना है। आजकल उसका बुक क्या है, प्राइवेट पब्लिकेशन भी निकालने लगी है, उसके चक्कर में मत पड़ना है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला होगा, हिंदी साहित्य पब्लिकेशन वाला, उसमें आपको जाना है बस। इसके अलावा आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम में इस चीज को ध्यान रखिएगा, वहां बहुत सा जो, देखिए एक तो एनसीईआरटी में 11th एंड ट्वेल्थ, एक तो 6 to 12 तो पढ़ ही रहे। एनसीईआरटी आपको कहां से कहां तक पढ़ना है, 6 to 12, ठीक है, सारा विषय। और इसमें जो 11th और 12th का जो हिस्ट्री है, ये आपका कहिए यही आपका 50% पीटी तैयार कर देगा। अगर आप 11th और 12th का हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो हिस्ट्री आपका पीटी जो है 50 के 70 से 80% रेडी हो गया। जो बचा वो बिपिन चंद्र कर देंगे। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम में ध्यान रखिएगा कि इसमें ईस्वी जो होता है, बाकी सब सही है, ईस्वी में गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, मान के चलिए डालना है वास्को डी गामा कब आया, 1498, तो डाल दिया क्या, 1489, यानी टाइपिंग में मिस्टेक है। ये नहीं करें वो गलत दिया, वो टाइपिंग एरर है कोई। लेकिन है कि हिस्ट्री तो सारा खेला ईस्वी का ही है, आप एक भी गलत ईस्वी पढ़े तो आपका 1 मार्क्स गया। तो हिस्ट्री आपको पढ़ना है, ये सबसे पहले एनसीईआरटी में 11th और 12th स्पेशली। उसके बाद बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम। बिपिन चंद्र कौन, दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदी साहित्य पब्लिकेशन से जो रिलीज होता है, प्राइवेट पब्लिकेशन का चक्कर में मत पड़िएगा। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ढूंढिएगा तो शायद मिल जाए। और ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला है उसका पीडीएफ बना करके मेन चैप्टर का वो रिलीज करें, लेकिन उसमें समय लगेगा क्योंकि काफी बड़ी पुस्तक है, तो इतना उसको उतना बड़ा पुस्तक को जो हिंदी टाइपिंग कराना, तो टाइम तो लगता ही है। दूसरा, अब आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के बारे में भी फिर वही है, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, कोई बात ही नहीं रहा। प्लस एम लक्ष्मीकांत, इसको आप कह सकते हैं ये पॉलिटी का भगवत गीता कहिए, कुरान कहिए, या बाइबल कहिए, जो कहिए, ये तो गुजरना ही पड़ेगा। इसके अलावा और भी है अच्छे राइटर, जैसे डीडी बसु, उनका भी पढ़ते तो ज्यादा बेटर, लेकिन ये आपको मेन चलना ही होगा। तो ये हो गया पॉलिटी। उसके बाद ज्योग्राफी, यहाँ भी वही बात है, एनसीईआरटी। इसके बाद 2 राइटर फेमस है, महेश कुमार बनवाल और माजिद हुसैन।
हम सजेस्ट करेंगे माजिद हुसैन। माजिद हुसैन क्यों सजेस्ट करेंगे? क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ना 6 to 12, तो महेश कुमार बर्नवाल क्या हुआ कि मेन रूप से वो एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है, तो यानी कि वो तो आपको यहाँ मिल ही गया। तो माजिद हुसैन पढ़ तो डिफरेंट हो गया। और ज्योग्राफी में जब भी ले तो एनवायरमेंट भी आपको पढ़ना है। एनवायरमेंट भी माजिद हुसैन का आता है और ऑक्सफोर्ड का भी एक आता है, दोनों में से किसी का भी पढ़ सकते हैं, वो बेटर है। और करंट वाला पढ़, तो ये ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमी के लिए ऐसे आप थ्योरी अगर पढ़ना चाहे, ऐसे एक पीडी का यानी प्रतियोगिता दर्पण का जो 6 मंथली वाला आता है वो पढ़ते रहिए, डाटा उसमें मिलेगा। और थ्योरी के लिए रमेश सिंह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत हार्ड होगा। इससे अच्छा है एनसीईआरटी पढ़िए। प्लस जो हम लोग भी जो नोट्स देते हैं तो वो रमेश सिंह को ही हम लोग सॉल्व करके देते हैं, यानी कि उसको इजी लैंग्वेज में करके देते हैं, क्योंकि इसका लैंग्वेज भाषा शैली बहुत टफ होता है। तो हम लोग उसको थोड़ा इजी करके उसी का नोट बना करके वेबसाइट में अभी पुराने वाले में थे, नए अभी चूंकि ये जो पहले कोई और वेबसाइट थे हम लोग का, ये गुरुमंत्रा.online न्यू वेबसाइट है, तो इस वजह से नोट्स का थोड़ा सा ये हो रहा है। पुराने वेबसाइट में सारा दिया हुआ, तो इसमें भी अपलोड कर रहे हैं। ठीक, ये इकोनॉमी का हुआ। साइंस के लुसेंट बता चुके हैं। अब चलते हैं करंट अफेयर, जो कि बीपीएससी में मेन पार्ट निभाता है। करंट अफेयर के लिए सबसे बेटर है न्यूज़पेपर। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और न्यूज़पेपर में सारा पेज नहीं पढ़ना है। मेन पेज जो हेड पेज होता है, सबसे पहले फ्रंट पेज, ठीक है, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक, नेशनल इंटरनेशनल प्लस बिजनेस, और स्पोर्ट भी पढ़ लीजिए। ये एडिटोरियल इसको भी पढ़, हाँ नहीं है ये तो कोई बात ही नहीं। अब ये पांचों को पढ़े, 5 पेज है। और इसमें जो मेन बात है, मेन बात, उसको क्या कीजिए, एक कॉपी में नोट करते जाइए डेट के हिसाब से। वो करंट अफेयर का सबसे बेस्ट तरीका है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके बाद योजना मैगजीन, ये लगातार पढ़िए, आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव करेगा, भाषा शैली सबसे पहले ये इंप्रूव करेगा। और जो शब्द जो पूछ रहे थे ना सर, शब्द लाए कहाँ से, आप योजना लगातार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि शब्द कहाँ से लाए, कहाँ कौन सा शब्द का प्रयोग। इसको अगर आप लगातार पढ़े। और दूसरा क्या है, योजना देखिए क्या गवर्नमेंट का इसकी द्वारा है। इसको जो लिखता है, इसमें ज्यादातर कौन लिखते हैं, पूर्व आईएएस या वर्तमान आईएएस वगैरह होते हैं जो, वो लोग लिखते हैं। यानी इसमें क्या दर्शाया जाता है, जो सरकार का जो भावी कार्यक्रम है, जो उसकी सरकार का जो दृष्टिकोण है, उसको इसमें दिखाया जाता है। और आपको जो क्या है, आप चूंकि सरकारी जॉब कर रहे हैं, आपको भी सरकार के अनुसार चलना है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, चाहे आंसर राइटिंग हो या इंटरव्यू हो, ना तो सरकार के विरोध में कुछ बोलना है, ना उसके पक्ष में बोलना है, और विरोध में तो स्पेशली नहीं बोलना है। वहां ज्यादा भावुक नहीं हो जाना है, नहीं सरकार जो है निर्दयी है। देखिए नेता करप्ट होता है, ऑफिसर करप्ट होता है, सरकार नहीं होता है। सरकार एक बहुत बड़ा तंत्र है, अब उसमें जरूरी नहीं कि सब करप्ट ही है, 2-4 लोग अगर करप्ट है तो योजना क्या है, ये सरकारी लोग यानी जो पूर्व आईएएस होते हैं या वर्तमान में भी जो आईएएस है वो लोग लिखते हैं। तो आपको एक समझ में आएगा, आपका भाषा शैली भी इम्प्रूव होगा, आपका जो दृष्टिकोण भी इम्प्रूव होगा। जैसे किसी सरकारी योजना के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है, वो आप स्पष्ट रूप से समझेंगे, भविष्य में इसका क्या फायदा होगा, ये जब आप स्पष्ट रूप से समझेंगे और उसको जब आप आंसर राइटिंग में यूज करेंगे, तो कॉपी चेक करने वाला क्या होगा, इंप्रेस होगा, उसको लगेगा कि अच्छा इसमें दूरदर्शिता है। बात समझे, आंसर राइटिंग में अपनी दूरदर्शिता को, दृष्टिकोण और दूरदर्शिता दोनों को दिखाना है। तो दूरदर्शिता दिखाना बहुत जरूरी होता है कि आप में कितना ज्यादा दूरदर्शिता का क्षमता है। तभी तो एक आम आदमी और एक से आप हटके आपको समझा जाएगा, एक सामान्य व्यक्ति से। तो योजना मैगजीन लगातार पढ़ना है। इसके अलावा अब आपके पास टाइम है, तो जो आपको करंट आपको सुविधा लगता है, इस जैसे बीपीएससी के लिए स्पीडी अच्छा होता है, बाकी और भी आते हैं दृष्टि वगैरह, उसको जिसको जो पढ़ना है पढ़े, उस पर कोई ये नहीं, जिसको जितना टाइम मिल पाता। लेकिन ये 2 चीज अगर कोई रेगुलर कर रहे हैं तो उसका करंट बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे।
से प्रैक्टिस करना ही है। तो ये करंट का रहा। ठीक है, और कोई सवाल आप लोगों का? सर फिजिक्स और केमिस्ट्री वो भी पढ़ना है। तो आपको पीछे से लेकर पास में ऐसे पूछ रहे जैसे बहुत बड़ा बोर्ड है आपके ऊपर, फिजिक्स केमिस्ट्री। नहीं सर, इसलिए पूछ रहे थे। कल ही उसका भी क्वेश्चन तो आता होगा सर। कल ही आपको सिलेबस में। अच्छा, आप इसका मतलब रिकॉर्डेड नहीं सुने हैं सही से, आप क्लास रिकॉर्डेड नहीं नहीं सर, सुने। सुने तो है। अगर सुने होते तो उसमें कल ही बताया है कि सबसे मेन है बीपीएससी में हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद करंट, और उसके बाद फिर बिहार स्पेशल या फिर साइंस। किसी बार होता है कि साइंस में क्वेश्चन 30 कर देता है, कभी 20 कर देता है। ले उसी प्रकार बिहार स्पेशल में कभी 30 रहेगा, कभी 25 रहेगा, कभी 20 रहेगा, यानी कि 20 से 30 के बीच में ही। और आप पूछ रहे हैं कि सर साइंस पढ़ना है। और एक चीज और बता रहे हैं, इस बार एसडीएम का पोस्ट काफी ज्यादा है। जब ये अक्सर हम लोग चॉइस किए हैं कि जिस वर्ष एसडीएम का पोस्ट ज्यादा साइंस का क्वेश्चन बढ़ा देगा। बात समझिए, इसलिए आप जी बोल रहे हैं पढ़ेगा, पढ़ना ही है। तो आप लोगों का कोई सवाल और किसी का? क्योंकि समय काफी हो चुकी है, किसी टॉपिक को शुरू भी करेंगे तो कोई फायदा है नहीं। कोई सवाल अगर अभी नहीं है। जी क्या बोले? कोई सवाल नहीं है। नहीं, कोई टॉपिक जिससे आप लोग को समझना चाहते हैं? पढ़ने का एक माध्यम। हिस्ट्री क्या बोले? हेलो। क्या? आप क्या सवाल पूछे थे भैया? आपकी आवाज थोड़ी कट के आती है, शायद आप जहाँ है वहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, सर आपके साथ इसलिए। जुड़ने का रोज रोज का माध्यम क्या होगा? अच्छा, देखिए सबसे पहले तो 2 डेमो क्लास आप लोगों को दे दिया गया है। इसके अलावा और आप लोग को विस्तार में चाहिए कि नहीं, और सर आपका आपके यहाँ का देखना है लेक्चर वगैरह जो भी, तो इसका 2 रास्ता यस है। सर। सबसे पहले जो हमारे वेबसाइट है gurumantra.online, ठीक है। ये आप यस गूगल सर। प्ले में भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और ब्राउजर में भी सर्च करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगा। दोनों एक ही नाम से है, दोनों जगह, ठीक है। यस सर। यहाँ आपको क्या मिलेंगे समझ लीजिए। यहाँ सबसे पहले लाइव क्लास होता है, बिल्कुल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जैसे अभी हो रहा है ना वैसा ही। दूसरा, यहाँ आपको ई लाइब्रेरी मिलेगा। ई लाइब्रेरी में आपको अभी जैसे सब कुछ मिलेगा। अभी जैसे उसमें पॉलिटी, करंट और बिहार स्पेशल, ये 3 का नोट्स डाल दिया गया है। और हिस्ट्री भी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल और करंट का एनसीईआरटी का नोट्स हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो ई लाइब्रेरी में जाके आप नोट्स पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज होगा। टेस्ट सीरीज 2 मोड में, 3 मोड में होता है। पहला मॉक होता है, पीडीएफ होता है, और यस मॉक में ही प्रैक्टिस सेट होता है। 3 टेस्ट सीरीज यहाँ मिल जाएंगे आपको, 3 प्रकार के। ब्लॉक्स होगा। ब्लॉक्स में किसी भी विषय को लेके विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, जो कि आपको आंसर राइटिंग के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इसी ब्लॉक्स में आपको बिहार करंट भी मिल जाएंगे, तो ये भी आप देख सकते हैं। वहां पर गैलरी है, गैलरी आप लोगों का टाइम पास के लिए दिया गया है, जिसमें जीएस से रिलेटेड इमेजेस वगैरह डाल दिए जाते हैं, जो कि आप लोगों को व्हाट्सएप वगैरह से भी मिलता होगा, फेसबुक के भी माध्यम से वो वहां पे रखा गया है। तो ये सारी सुविधाएं आपको
यहाँ पर gurumantra.online में मिलेगा, चाहे आप वेबसाइट से जाइए या प्ले स्टोर से। अभी हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट भी शुरू करने वाले हैं, जो 26 जनवरी को रखे हैं, लेंगे, ठीक। लेकिन ये यस सर। स्कॉलरशिप टेस्ट बीपीएससी के लिए नहीं, यूपीएससी के लिए है अभी। इसमें ये हो गया, ये हम लोगों का पर्सनल वेबसाइट हो गया। ये जो gurumantra.online है, ये हमारा यस सर। पर्सनल वेबसाइट एप्लीकेशन है, जिसपे कि संपूर्ण रूप से मालिकाना हक हम लोगों का है, हमारे इंस्टीट्यूट का, ठीक। इनके अलावा आप यूट्यूब में जा सकते हैं। यूट्यूब में यही सर्च करना है आपको, गुरु मंत्रा सिविल क्लास। ऐसे आप इसमें भी जाएंगे ना, वेबसाइट में भी जाएंगे, तो यहाँ एक मिलेगा आपको कोर्स, ठीक है। कोर्स में आपको दो मिलेगा, एक वीडियो कोर्स और पोस्टर कोर्स। तो वीडियो कोर्स में जाके आप किसी भी वीडियो में जाएंगे ना, तो वहां से भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप सीधा सर्च कीजिए यूट्यूब में गुरु मंत्रा सिविल क्लास। अब बाकी यही लोगो है, जो लोगो आप स्क्रीन बोर्ड में दिख रहा है ना, यही लोगो वहां लगा हुआ है। तो वहां आपको और भी बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही कैट का एक वीडियो डाले थे, महालेखा छत्र, इसका एक वीडियो डाला था पूरा बना करके, करीब वो भी 1.5 घंटे की क्लास है, जिसमें कि कैट के बारे में शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा है। उसके बाद निर्वाचन आयोग पर है, 67वीं का कुछ टेस्ट सीरीज का दिया गया है, तो वहां आप जो है देख सकते हैं। तो ये आपको विस्तार पूर्वक डेमो के लिए है, जिनको और ज्यादा विस्तार पूर्वक डेमो में चाहिए वहां पे है। और जो अभी जिस आप क्लासरूम में जुड़े हुए हैं, इस क्लासरूम के थ्रू आप जो हमारे टीचमेंट में जो वेबसाइट है, टीचमेंट में भी हमारे वेबसाइट है, इसी क्लासरूम में जाइएगा तो देखिएगा कहीं वेबसाइट का डिटेल रहेगा। उस वेबसाइट में यदि आप जाइएगा तो वहां पर आपको करीब हम लोगों के 120 वीडियोज मिल जाएंगे टीचमेंट में, टोटल सभी विषय के, तो वहां भी देख सकते हैं। अब है कि रेगुलर क्लास के लिए जो आपका सवाल था मनीष जी, तो आपको पता होगा पहले ही लिखा हुआ है, 5 फरवरी से आप लोगों का बैच शुरू हो रहा है। एक बैच 5 जनवरी से शुरू हुआ है, जिसमें कुछ क्लासेस दिए गए हैं। हालांकि जब वो भी ज्यादा विस्तार पूर्वक क्लासेस नहीं दिए गए हैं, अभी इंट्रोडक्शन क्लासेस ही चल रहे हैं पॉलिटी का। और वो जितने भी क्लास हुए उसमें भी सब रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो तो आप देख ही चुके हैं, सारे क्लास के रिकॉर्डेड मिलते हैं। 5 फरवरी से फिर बैच शुरू हो रहे हैं। ये जो बैच होंगे मेंस कम पीटी के लिए होंगे, मेंस कम पीटी के लिए होंगे, यानी मेंस का भी होगा इसमें, पीटी का भी होगा। अब ये 67th एंड 68 दोनों मिला करके है। अगर कोई है कि जो 67th का फॉर्म नहीं भरे हैं, तो वो 68 और 69 के लिए। असल में हम लोग इस बार से क्या किए हैं कि 2 बीपीएससी को मिला करके चला रहे हैं। इसका रीजन ये है कि बीपीएससी एक साल में अपना रिजल्ट कुछ चाह करके भी नहीं दे पाती है, और लेकिन ये एग्जाम टाइम पर ले लेती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका 67वीं का रिजल्ट जब जब होगा, हो सकता है कि 68वीं का मेंस तक आप पहुंच जाए। अब मान के चलिए 67वीं का पीटी भी निकला, मेंस भी निकला, इंटरव्यू में आप छट गए और इस बीच 68वीं का तब तक आपका मेंस भी लेना, तो इसलिए हम लोग 2 बीपीएससी को मिला लिए। और जो 2 बीपीएससी हमारे यहाँ अच्छे से तैयारी कर लिए हमारे तरीके से रेगुलर होकर के, उसको तीसरा साल मुझे नहीं लगता कि और किसी इंस्टीट्यूट या टीचर की जरूरत होगी, अगर वो सही से किए हमारे अनुसार। तो इसमें आपको एडमिशन लेना होंगे, ठीक है। और यहाँ एडमिशन लेने के बाद जो फिर हम लोगों का रेगुलर बैच है, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। और आपका 68वीं तक सारा चीज इंस्टीट्यूट की ओर से होगा, मेंस का भी पढ़ाई, पीटी का भी पढ़ाई, टेस्ट सीरीज भी, और आंसर राइटिंग भी, सब कुछ। मेंस टेस्ट ऑप्शनल पेपर सहित। नहीं, ऑप्शनल पेपर का हम लोग इसमें नहीं होता। होता ये है कि ऑप्शनल पेपर सबका अलग अलग होता है, तो किसी का कोई ऐसा पेपर है जो कि हमारे यहाँ उसका फैकल्टी नहीं है, तो हम उसका कैसे करें। ऑप्शनल के लिए जैसे आपको सर अलग से, मेरा हिस्ट्री है।
हाँ, तो हिस्ट्री का फैकल्टी है, लेकिन आपको अलग से लेना होगा उसका एडमिशन, अच्छा। क्योंकि उसका पढ़ाई लिमिट टाइम होता है। उसका पढ़ाई जैसे शुरू हुआ 3 महीना में कंप्लीट हुआ, समझिए। जीएस का पढ़ाई क्या होता है बस कि वो हाँ बोलिए। सर, ऑप्शनल 3 महीने में खत्म? हाँ, बीपीएससी ऑनलाइन 3 से 4 में, ऑनलाइन आपका फास्ट जाता है ना। यस सर। तो सारा स्टडी मटेरियल वो सब ऑनलाइन के आपको थ्रू लाइब्रेरी, पीडीएफ? वो आपको जो अभी हम बताए ना कि वेबसाइट में ई लाइब्रेरी है, वहां पे आपको मिल जाएंगे सारा पेपर स्टडी 1 और मटेरियल। पेपर 2 है? हाँ, सबका वही मिलेंगे ई लाइब्रेरी में। तो कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये सब चीज इसमें मिल जाएगा? सब नहीं, अभी आपको नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे उस पे डाल दिया जाएगा। और जो वहां नहीं मिलेगा वो आपको पर्सनली भेजा जाएगा आपके क्लासरूम में। बात ओके समझे? सर। यस सर। हाँ, यही चीज होती है। होता ये है ना, जैसे आप कल से ही आज तक देख लीजिए कितना टॉपिक पे चर्चा हो गया इतना कम समय पे। तो समय कब ज्यादा लगता है, जबकि नोट्स लिखाया जाता है। अगर यही चीज, जितना चीज हम समझाए हैं और इतना चीज आप लोगों को लिखाते हैं अभी, तो फिर अभी टाइम टेकन ज्यादा हो जाता ना, समय ज्यादा लिया जाता, ज्यादा उसमें खर्च होता समय। लेकिन समझाने में अगर सिर्फ है तो उसमें समय का खर्च कम होता है। इसलिए हम लोग ये रखें कि जो नोट्स होते हैं, या तो वो आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दिए जाएंगे। जितने भी एडमिशन लेते हैं उनका एक अलग ग्रुप बनता है, जिसमें कि आपको आंसर राइटिंग जैसे करना, तो आंसर राइटिंग उसी ग्रुप में डालना है। तो वो आपको उस ग्रुप में आपको जितने भी एडमिशन लिए हुए सब शामिल है, तो वहां पर आपको या तो पीडीएफ भेज दिया जाएगा या ई लाइब्रेरी में आपको नोट्स डाल दिया जाता है, और ई लाइब्रेरी आपका अनलॉक कर दिया जाता है सभी स्टूडेंट का जो भी लेते हैं। यहाँ आप अपना नोट्स पढ़े, यहाँ पर सिर्फ समझाया गया। अब है क्या कि आपको और भी है कि नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं क्लास में ज्यादा समझाया जा रहा है, तो जितने भी क्लास होते हैं सब रिकॉर्डेड होते हैं। बाद में आप यस अपना सर। रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, आराम से फिर जो जो सुनते हुए अपना नोट बना लीजिए। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और नोट भी बेटर अच्छा से बनेगा। यही वजह है कि कम समय में हम लोग का सिलेबस तैयारी करवा देते हैं। अब जैसे कि ओके। अमित जी है, ये अमित जी जैसे पीटी कोर्स में भी थे। अब इनसे ही आप पूछ सकते हैं, इन लोगों का 4 अक्टूबर में शुरू हुआ था। ठीक, बीच में डीपी दिवाली का छुट्टी हुआ, इसके काफी लंबा छुट्टी हुआ। उसके बाद भी इन लोगों का दिसंबर लास्ट होते होते कंप्लीट है। कुछ टॉपिक इन लोग का बचा हुआ है, तो वो जो टॉपिक बचा हुआ है तो वो जान के रखे हुए हैं, ताकि बीच बीच में सप्ताह 2 सप्ताह में वही टॉपिक क्लियर कराने के बहाने स्टूडेंट से मिलते रहे। बट इस बीच किन्हीं को कोई डाउट हुआ तो फिर वो पूछने कहाँ जाएगा, तो इस बीच क्लास लेंगे तो जो नया भी हो, जो बचा हुआ वो भी होगा और पुराना डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो वो कुछ टॉपिक जो बचे हुए जान के बच रखे हुए, ऐसा नहीं कि वो चाहते तो वो भी कंप्लीट हो जाता दिसंबर में ही, लेकिन उसको जान के छोड़े कि जब जान रहे कि एग्जाम अप्रैल में होगा तो क्यों इतना हड़बड़ाना। तो ऑनलाइन में यही एक बात होती है कि यहाँ आपका क्लास फास्ट निकल जाता है। और यही चीज जहाँ लिखाने वाला होगा, कोई भी हो, अगर हम भी अगर वो क्लास लेंगे कि अब लिखा रहे आप लोगों को, तो स्वाभाविक है कि समय ज्यादा खर्च होगा। जो एक क्लास में कंप्लीट होना चाहिए वो 2 से 3 क्लास में जाएगा। अब वही चीज नहीं जा रहा है, तो इसका कारण यही है। सर राशि इसका? क्या नहीं समझे? इसका राशि क्या है, क्लास बैच एडमिशन लेने का? अच्छा, एडमिशन फी। फी कितना है? यस सर। एडमिशन फी आपको 20,000 है। ठीक है, 67वीं और यस सर। 68वीं मिला। अगर कोई बोलेंगे नहीं सर हमको 68वीं का नहीं चाहिए, सिर्फ 67वीं का चाहिए, तो उसको 25% कम हो जाएगा। यानी कि 25% से मतलब 25% नहीं, उस 20 के हिसाब से 20%, 25% हम लोग बढ़ाते हैं, यानी उनको 16,000 लगेंगे। तब अगर कोई 67वीं का सिर्फ लेंगे तब उनको 16,000 लगेंगे। और अगर कोई जो 67वीं 68वीं दोनों मिला के लेंगे
तब उनको 20,000 लगेंगे। इसमें आपको मेंस, पीटी, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग 68वीं तक सब दिया जाएगा। और ये पेमेंट आपको 2 इंस्टॉलमेंट में करना है, 10-10 हजार करके 2 इंस्टॉलमेंट में करना है। पहला इंस्टॉलमेंट किए, फिर 45 से 60 दिन के बाद के अंतर में दूसरा इंस्टॉलमेंट करना है। इनका यही है। और अगर कोई वन टाइम पेमेंट किए या 15 दिन के अंदर फुल पेमेंट किए तो उसको 10% का छूट मिल जाएगा, यानी उसको 18 में लगेगा। तो 67वीं और 68वीं GS1 और GS2 दोनों पेपर का तैयारी होगा एक साथ? हाँ, जीएस तो जीएस सब ना कराया जाएगा कंप्लीट। देखिए Yes, मेरे sir. यहाँ GS2 से मतलब नहीं, हमारे यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आपको इंडियन पॉलिटी पूरा पढ़ाया जाएगा, मेंस से लेके पीटी तक, ठीक है। इकोनॉमी है, पूरा पढ़ाया जाएगा। इकोनॉमी का तो वो पूरा ही पढ़ना पड़ता है, वहां तो कोई ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट में पढ़ के निकल गए। ज्योग्राफी है, पूरा पढ़ाया गया। हिस्ट्री है, पूरा पढ़ाया गया। समझे? आपको Yes, sir. सारा विषय हाँ पूरा पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई ये कम ज्यादा वाली बात नहीं होती है। और आपको जो है साइंस टेक है, वो भी आपको, वो तो मेंस का भूमिका है, पीटी में उसका कोई भूमिका है नहीं, वो आपको पढ़ाया जाएगा। अब ये वाली बात नहीं होता कि GS2 GS1, जो विषय बीपीएससी से रिलेटेड है, जितने भी विषय है जीएस में, वो सब पढ़ाया जाएगा ऑप्शनल को छोड़कर। ऑप्शनल के लिए अलग से लेना पड़ता है एडमिशन। और कोई क्वेश्चन आप लोगों में से किसी का? ठीक है। और आप लोग विस्तार पूर्वक जो देखने के लिए आप वेबसाइट या गूगल ऐप में चले जाइएगा, gurumantra.online, या फिर यूट्यूब में गुरुमंत्रा सिविल क्लास, एक ही चैनल होगा गुरुमंत्रा सिविल क्लास के नाम से। हम तो आज तक एक ही देखे, और दिक्कत हो ज्यादा मिले तो लोगों को याद रहेगा है, लोगों से कर लीजिएगा। ठीक है। क्या सब पढ़ना है साइंस क्या एंड बोले? टेक्नो में? क्या बोले मनीष जी? सर बोले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक चैप्टर है। देखिए वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टीचर होंगे ना, यस सर। वो अच्छे से। अब एक ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही सारे विषय पढ़ाते हैं, बात समझे? ओके सर। हाँ, ऐसे पढ़ाने के लिए पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मूल टीचर है, यस बात सर। समझे ना? हाँ, एक तो वो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप पूछ रहे क्या, अब उसमें बहुत सारे चैप्टर, वो एक करंट रिलेटेड विषय होता है। करंट रिलेटेड विषय का मतलब होता है कि उसमें नया नया चीज जुड़ते रहता है। टेक्नोलॉजी स्थिर तो है नहीं, रोज नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो एक तो यस उसमें सर। नया नया जुड़ते आता है। उसमें आपको इसलिए ये एक लाइन में कैसे बताए कि नहीं क्या है। फिर ऊपर से जब उनका अभी आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, पहले आप जो आपका जो मेन पेपर है, जो कि पीटी और मेंस दोनों जगह यूजफुल है, उसको यस कंप्लीट सर। कीजिए। जब पीटी निकल जाएगा ना, तब यस साइंस सर। टेक, अभी आप मान के चलिए आप मेरे यहाँ एडमिशन लिए, सपोज कीजिए, और हम आपको साइंस टेक अभी पढ़ा दिए, ठीक है। आपका यस सर। सड़सठवीं का पीटी निकला 6 महीना बाद, और 1 साल के बाद एग्जाम हुआ, तभी पता चला कि साइंस टेक फिर नया नया कुछ आ गया है। यस सर। बात समझे आप? तभी से हम देख रहे हैं एक्चुअली कि आप टेक के पीछे कुछ ज्यादा परेशान है, तो इस परेशानी से बाहर निकलिए। यस। वो हाँ, वो अभी का विषय है ही नहीं आपका पढ़ने का। वो जब आपका पीटी निकल जाएगा, पीटी का एग्जाम दे देंगे, फिर आपको उस पे सोचना है। चलिए।